ओके सो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली एंड आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑफ द सीरीज। और आज जिस हॉट टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं दैट इज योलो एल्गोरिथम ऑफ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। और आपके साथ इस टॉपिक के अंदर जो प्रेजेंटर्स मौजूद होंगे जो आपके साथ इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उनमें से एक है नायाब तहर जो कि बिल्कुल मैं हूँ आपके सामने मौजूद, और दूसरी हमारे साथ होंगी नशीदा मुख्तार जो कि इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट को आप तक डिलीवर करेंगी। तो बेसिकली अगर बात की जाए कि व्हाट इज योलो, तो बेसिकली जैसे मैंने पहले भी बताया योलो इज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिथम, और ये इसकी जो एब्रिविएशन है वो है यू ओनली लुक वंस। एंड ट्रस्ट मी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और आपको इसे सीख कर जितनी क्यूरोसिटी के साथ आई एम श्योर आप लोग यहाँ तक आए हैं इसको सर्च कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा क्यूरियस और उससे ज्यादा एक्साइटिंग आप हो जाएंगे जब आप इसके बारे में सीखना शुरू करेंगे। तो बेसिकली आज के इस वीडियो के अंदर हम जो चीजों को कवर करने वाले हैं उनको पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का एल्गोरिथम पढ़ें तो ये तो पता होना चाहिए ना कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के बाद व्हाट इज योलो एंड देन कुछ की टर्मिनोलॉजीज, कुछ ऐसे कंसेप्ट्स जो योलो की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, और उनको समझना उनके बारे में नॉलेज लेना हमारे लिए ऐसा ही है कि अगर उनको हम नहीं समझ पाएंगे तो हम योलो को, योलो की वर्किंग को, योलो के डिटेल्ड आप कह लो कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो हम उन कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक नॉन मिक्स सेपरेशन एक एल्गोरिथम है, एक आप कह लो कि रिफाइनिंग और इवेल्युएशन एक मैट्रिक्स है योलो के लिए, उसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम योलो एल्गोरिथम का नेटवर्क आर्किटेक्चर देखेंगे। उसके बाद लॉस फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एनी एल्गोरिथम। बेसिकली हमने ये देखना ही होता है क्योंकि कोई भी एल्गोरिथम होता है, कोई भी आप कह लो कि मॉडल होता है जिसको आप ट्रेन करते हो, जो आपको कुछ ना कुछ प्रिडिक्शंस दे रहा है, कुछ ना कुछ रिजल्ट्स दे रहा है, तो उसकी एक्यूरेसी मेजर करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्पेशली जब हम रियल लाइफ सिनेरियोस की बात करते हैं तो वहां पर फिर आप कह लो कि बहुत सारी चीजें जो है वो क्रिटिकल होती हैं, सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स होते हैं, और मतलब जैसे ऑटोनोमस कार्स एंड ऑल दैट। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा मॉडल जो है ना उसकी एक्यूरेसी क्या है, उसकी प्रिडिक्शंस में लॉस कितना आ रहा है, ताकि हम उसको मिनिमाइज कर पाए। एनीवेज उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। हमने बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन में कस्टम डाटा सेट के ऊपर भी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। उसके बाद एक प्री ट्रेन जो फेमस कोको डाटा सेट है उसके ऊपर ट्रेंड मॉडल जो है उसकी टेस्टिंग भी करनी है। तो उसके बाद हम अपने योलो के फर्दर कुछ वेयर अबाउट्स को डिस्कस करेंगे, व्हाई वी शुड प्रेफर योलो एंड बेसिकली व्हाट आर द रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ योलो। एंड ऑफ कोर्स इफ समथिंग हैज एनी प्रोज एंड बेनिफिट्स तो उसके कुछ ना कुछ कॉन्स भी होंगे, तो उनको भी देखेंगे। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, दिस थियोरेटिकल सेक्शन वीडियो, हम क्या करेंगे कि अपने सारे थियोरेटिकल कंसेप्ट्स को समराइज कर लेंगे, और फिर हम मूव करेंगे अपने सेकंड पार्ट की तरफ जहां पे डिटेल के साथ हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन के लिए बात की हुई है। तो हमारे साथ रहिए। ओके सो चले मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि हमें बात करनी है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के ऊपर। तो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन? आई एम श्योर कि आप लोग जितने भी यहाँ पर इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हो ना, आपको इस चीज का आइडिया होगा कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या है। क्योंकि हमें रॉ, अगर लिटरली हमें डेफिनेशंस नहीं भी पता होती, जिसकी जरूरत भी नहीं है, जस्ट कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स हो सकता है किसी को ना भी पता हो। एनीवेज पता है या नहीं पता, हम क्या करते हैं कि क्विक रिकैप ले लेते हैं व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या है? कंप्यूटर विजन का एक फिनोमिना है जिसमें सिंपल वर्ड्स में क्या कि आप क्या करते हो कि मीडिया फाइल्स के अंदर से, लाइक इमेजेस के अंदर से या वीडियोस के अंदर से या रियल टाइम के अंदर भी आप क्या करते हो कि आप ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर रहे होते हो। इन्वायरमेंट के अंदर आपको जो भी इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है एज एन इनपुट, चाहे वो रियल टाइम हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो वीडियो हो, आप उसके अंदर से क्या करते हो कि आप बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर रहे होते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल डिफरेंट थिंग, एवरीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड इज ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक पर्सन हो सकता है, एक कार हो सकती है, एक बाइसिकल हो सकती है, एक डॉग हो सकता है, एक कैट हो सकती है, हाउस हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, ये सब ट्री हो सकता है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मोर और लेस एन ऑब्जेक्ट्स।
ठीक हो गया। तो बेसिकली हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की जब बात करते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन दो क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहा होता है, आप कह लो कि दो बेसिक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। सबसे पहले हमें ये चीज पता चलती है कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इनसाइड द वीडियो और एन इमेज और रियल इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है कि ऑब्जेक्ट कौन सा मौजूद है, क्या क्लास है उसकी, लाइक क्लास मीन्स के वो पर्सन है, वो कार है, वो चेयर है, वो बाइसिकल है, वो स्टोन है, वो क्या है, ठीक है उसके। और ये बेसिकली क्या है, ये प्रॉब्लम है क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफाई करता है ऑब्जेक्ट्स को। सेकंड इंफॉर्मेशन जो हमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन से मिलती है वो ये मिलती है कि वेयर इज द ऑब्जेक्ट, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इनसाइड द इमेज और वीडियो या रियल टाइम। मतलब ये तो हमने देख लिया क्या ऑब्जेक्ट है, क्या हमने उसे क्लासिफाई कर लिया, क्या क्लास है उसकी, लेकिन कहाँ पर मौजूद है, लोकेट करना, लोकलाइज करना, लोकलाइजेशन करना। तो ये चीज भी हमें कहाँ से पता चलती है, ये चीज भी हमें पता चलती है बेसिकली ऑब्जेक्ट डिटेक्शन से। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होती कैसे है। दिस इज अ फिनोमेना, दिस इज अ प्रोसेस, लेकिन इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए कुछ तो मैकेनिज्म होगा ना। तो बेसिकली बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के, आरसीएनएन है, रेटिना नेट, स्लाइडिंग विंडो डिटेक्शंस। बट हम जिस स्टेट ऑफ आर्ट एल्गोरिथम के ऊपर आज बात करेंगे दैट इज योलो एल्गोरिथम, जिसका बाकी के ये जो मैंने तीनों आपको नेम्स बताए हैं ना, इन पर एक बहुत ज्यादा बड़ा बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है कि इन तीनों में से कोई भी एल्गोरिथम जो है ना, इस सिंगल गो के अंदर आपको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन नहीं करके देता। लेकिन योलो एल्गोरिथम क्या करता है कि एक ही दफा एक ही गो के अंदर आपको क्या करता है, इमेज में जितने भी ऑब्जेक्ट्स जहां जहां भी मौजूद हैं उन सबको डिटेक्ट करके दे देता है। दिस इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट डिफरेंस। आगे जाके डिटेल में इस डिफरेंस को जब पढ़ेंगे, जब समझेंगे, प्रैक्टिकली इसकी वर्किंग देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि हम किस बारे में बात करें। ओके सो अब आ जाते हैं योलो के ऊपर। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को तो हमने ओवरव्यू देख लिया था कि भाई ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हमें क्लासिफिकेशन और लोकलाइजेशन का बताता है। अब आ जाते हैं योलो के ऊपर कि व्हाट इज योलो एल्गोरिथम। तो योलो बेसिकली क्या है, पहले भी मैंने बताया, इट्स एब्रिविएशन ऑफ द टर्म यू ओनली लुक वंस। और जो इसके क्रिएटर्स थे, जो इसके ऑथर्स थे, जोसेफ रेडमन एंड उनकी जो टीम थी, ठीक है, ओके, उन्होंने इसको क्रिएट किया था। और फर्स्ट ये पेपर में जो पब्लिश हुआ था इट वाज इन 2016, बाय द एंड ऑफ 2016। योलो एल्गोरिथम बेसिकली क्या करता है कि क्योंकि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिथम है तो ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करता है, उनको क्लासिफाई करता है, उनकी लोकेशन भी हमें बताता है कि वो क्या ऑब्जेक्ट मौजूद है और कहाँ पर मौजूद है, इमेज और वीडियो के अंदर या रियल एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक हो गया। तो बेसिकली योलो एल्गोरिथम क्योंकि हमें क्लासिफाई करके तो उसकी क्लास प्रोबेबिलिटी रिटर्न करता है, यानी परसेंटेज रिटर्न कर रहा होता है कि इतने परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद है। तो इसलिए इट इज एन रिग्रेशन प्रॉब्लम एंड इट इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। ठीक हो गया। सो बेसिकली योलो एल्गोरिथम के डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, टाइनी योलो, फास्ट योलो, योलो V1 2 3 एंड 4 एंड 5 भी, ठीक है। और बेसिकली योलो एल्गोरिथम जो है ना, आज जो हम इस वीडियो के अंदर हम जिस वेरिएंट को या जिस वर्जन को डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली दैट इज योलो V3। ठीक हो गया। नेक्स्ट बात ये आ जाती है कि योलो इतना पॉपुलर क्यों है, इतना स्टेट ऑफ द आर्ट क्यों है। इसलिए है बिकॉज इट इज अ लेटेस्ट एल्गोरिथम ऑफ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड इसकी स्पीड एंड इसकी एक्यूरेसी जो है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। डिटेल में आगे जाके देखेंगे कि इसकी स्पीड को भी, इसकी एक्यूरेसी को भी, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बस कनेक्टेड रहें और बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी 100% क्रिस्टल क्लियर अबाउट ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ योलो एल्गोरिथम इंशाल्लाह। ओके जैसे कि मैंने आपको जो है वो कंटेंट लिस्ट के अंदर बताया था कि कुछ ऐसी फाउंडेशंस हमने डिस्कस करनी है जिनको अंडरस्टैंड किए बगैर योलो को अंडरस्टैंड करना पॉसिबल नहीं है, उसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो चलें उन कंसेप्ट्स के बारे में देखते हैं और वन बाय वन उनको फिर हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास रेजिडुअल ब्लॉक्स, उसके बाद लोकलाइजेशन इज अनदर कंसेप्ट, बाउंडिंग बॉक्सेस, एंकर्स या प्रायोर्स, टारगेट वेक्टर या टारगेट लेबल वाई, उसके बाद इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ऑफ टुडेज वीडियो। ओके तो चले लेट्स प्रोसीड, वन बाय वन देखते हैं सबको।
सो रेसिडुअल ब्लॉक्स को बेसिकली अगर हम देखें तो व्हाट इज अ रेसिडुअल ब्लॉक? तो बेसिकली रेसिडुअल ब्लॉक का क्या होता है कि आप मतलब हम कह रहे हैं ना कि योलो जो है वो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, कुछ प्रीलिमिनरीज होंगी, कुछ इंटरमीडिएट स्टेप्स होंगे, कुछ फाइनल स्टेप्स होंगे। तो रेसिडुअल ब्लॉक्स जो है ना वो बिल्कुल स्टार्टिंग का यानी कि फर्स्ट स्टेप है, आप कह लो कि अपनी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन परफॉर्म करने के लिए। रेसिडुअल ब्लॉक्स में क्या होता है, हमने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करवानी है, लेट्स से एक इमेज के ऊपर करवानी है, तो मैंने अपने मॉडल को एक इमेज दिया है और वो इमेज है कैट का, ठीक है, मैंने अपने मॉडल को वो कैट का इमेज प्रोवाइड कर दिया है, दैट इज माय फर्स्ट स्टेप। अब मॉडल ने आगे से क्या करना है, सबसे पहले जब आप कोई वीडियो या कोई इमेज अपने मॉडल को इनपुट के तौर पे देते हो, तो वो क्या करता है कि आपके इमेज को ग्रिड्स के अंदर डिवाइड कर देता है। वो जो ग्रिड्स के अंदर यानी रोज एंड कॉलम्स के अंदर वो डिवाइड करता है ना, दैट ग्रिड सेल्स आर नाउन एज रेसिडुअल ब्लॉक्स। और ये जो ग्रिड की डायमेंशन है कि कितने रोज होने चाहिए, कितने कॉलम्स होने चाहिए, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, 3 by 3, 13 by 13, 19 by 19, 26 by 26 एंड 52 by 52 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने 3 by 3 ही रखना है या 13 by 13 ही रखना है, ठीक है। एस इंटू एस या एस स्क्वायर इसका एक सिंपल नोटेशन है। बेसिकली मैं अगर इसके बारे में आपको थोड़ा बताती चलूं, आपको ना ये स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि आप जब अपना एक इमेज इनपुट करते हो ना, अपने मॉडल को देते हो ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए, तो वो आपके इमेज के साइज के हिसाब से ना खुद ही उसको डिफरेंट चेक पॉइंट्स के ऊपर, आगे इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे क्या व्हाट आई मीन टू से चेक पॉइंट। तो बेसिकली डिफरेंट चेक पॉइंट्स के ऊपर वो डिफरेंट ग्रिड डायमेंशंस में आपके इमेज को खुद ही क्या कर देता है कि डिवाइड कर देता है। लेकिन यस, इफ यू वांट कि यार मेरा जो इमेज है ना उसकी जो ग्रिड डायमेंशन है वो मेरी कस्टमाइज्ड होनी चाहिए, तो आप खुद से भी उसको स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली ग्रिड सेल्स का अब हमने ये तो जिक्र कर लिया कि रेसिडुअल ब्लॉक्स क्या है, मॉडल सबसे पहले करता क्या है। अब प्रॉब्लम ये है, बात ये है, क्वेश्चन ये कि करता क्यों है, क्या है ये तो देख लिया, क्यों है ये देखना है। तो बेसिकली क्यों का आंसर ये है कि हर ग्रिड सेल के अंदर जो ऑब्जेक्ट मौजूद होता है ना, वो ग्रिड सेल उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मैंने यहाँ पे ये बात कह दी, तो यहाँ पे तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, कंफ्लिक्ट आ सकता है यार। यहाँ पे तो देखो, अगर हम साइड वाले इमेज को देखें, एक कैट है, असूलन तो हमारे मॉडल को एक ही आउटपुट देना चाहिए कि भाई सिंगल कैट इज प्रेजेंट इन दिस इमेज, ठीक है, और लोकेशन देनी चाहिए कि यहाँ प्रेजेंट है। बट मैंने कहा है कि जिस ग्रिड सेल के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, वो ग्रिड सेल जो है वो क्या करता है कि उसको डिटेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहाँ कैट तो मल्टीपल ग्रिड सेल्स के अंदर मौजूद है। इस तरह तो हर लेट से 10 ग्रिड सेल्स में कैट है, तो 10 ग्रिड सेल्स कहेंगे कैट, आई हैव कैट, आई हैव कैट, आई हैव कैट, इस तरह तो 10 कैट्स प्रिडिक्ट हो जाएंगी, विच विल बी टोटली रॉन्ग प्रिडिक्शन। इसके लिए क्या हमारे मॉडल के पास एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है। हम ये कहते हैं, हम अपने ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं वो इंशाल्लाह 1-2 मिनट में आपको पता चल जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए यही कि हम करते हैं। सेंटर पॉइंट हम जब कैलकुलेट करते हैं, तो जिस ग्रिड सेल के अंदर उस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट आता है, हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि भाई यस यू कैन क्लेम दैट यू हैव दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो जो हमारे पास ग्रिड सेल होता है ना, वो उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आई होप कि आपको रेसिडुअल ब्लॉक्स का एक ओवरव्यू, एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। तो हम आगे मूव करते हैं, रेसिडुअल ब्लॉक्स को ही आगे लेकर चलते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि रेसिडुअल ब्लॉक्स हमें क्या करते हैं कि हमें इमेज को जो है वो एक ग्रिड डायमेंशंस में डिवाइड कर देते हैं, और फिर वो ग्रिड सेल जिसके अंदर उस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट आता है, वो ग्रिड सेल जो है रिस्पॉन्सिबल होता है उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने का। तो अब वो तो हो गई एक बात, डिटेक्ट कर लिया, लेकिन अब आगे बात लोकलाइजेशन की, जो कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज लोकलाइजेशन। तो लोकलाइजेशन क्या है? नाम से हमें थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही जाता है कि लोकलाइज करना, लोकेट करना। तो यस एग्जैक्टली, लोकलाइजेशन क्या है? बेसिकली लोकलाइजेशन आपको ये इंफॉर्मेशन देती है कि इमेज के अंदर आप या वीडियो के अंदर या किसी भी मतलब आप जो भी इनपुट दे रहे हो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए, उसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर लोकेट कर रहा है या नहीं, ये तो फैसला हो गया, लेकिन कहाँ है ये भी तो पता होना चाहिए ना। एफिशिएंट तो यही बात है कि पता हो कि कहाँ है। तो बेसिकली वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इनसाइड द इमेज और वीडियो, ये चीज की इंफॉर्मेशन आपको लोकलाइजेशन देती है। लेट्स से ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्लासिफाई कर दिया हमारे मॉडल ने कि दिस इज अ कैट, बट ये क्लासिफिकेशन हुई है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन तो नहीं कह सकते इसे हम।
लेकिन अगर वो हमें लोकेट करके दे देता है कि यार यहाँ पर मौजूद है आपका ऑब्जेक्ट, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि उसने एक बाउंडिंग बॉक्स, एक बाउंड्री क्रिएट कर दी है अपने ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द, जो कि हमें हाईलाइट करी है, आउटलाइन करी है कि यस ये ऑब्जेक्ट जो ना यहाँ मौजूद है। यस, नाउ वी कैन कॉल इट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ठीक हो गया। तो क्योंकि मैंने लोकलाइजेशन की बात की, तो लोकलाइजेशन में बनता है बाउंडिंग बॉक्स, जो कि क्या करता है, आउटलाइन करता है ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस को, ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए। तो ये जो बाउंडिंग बॉक्स होता है ना, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका एट्रीब्यूट होता है मिड पॉइंट। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि हम अपने ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं और फिर क्या करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट, उस ग्रिड सेल को वो ऑब्जेक्ट असाइन कर देते हैं जिसके अंदर वो मिड पॉइंट है। तो वो मिड पॉइंट ऐसे कैलकुलेट होता है। जब हम उसके इर्द गिर्द एक बाउंडिंग बॉक्स बनाते हैं, लोकलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट को, देन हम उस बाउंडिंग बॉक्स का मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, और वही बाउंडिंग बॉक्स का जो मिड पॉइंट है, ऑफ कोर्स वो उस ऑब्जेक्ट का भी मिड पॉइंट है जिसको उस बाउंडिंग बॉक्स ने आउटलाइन किया हुआ है। तो बेसिकली मिड पॉइंट जो होता है उसके दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, बी एक्स एंड बी वाई। उसके बाद हमारे पास बाउंडिंग बॉक्स की एक हाइट होती है, और बाउंडिंग बॉक्स की हाइट उतनी ही होगी जितनी उस ऑब्जेक्ट की हाइट है जिसको इसने इनक्लोज किया हुआ है, इनकैप्सुलेट किया हुआ है। एंड सेम गोज फॉर द विड्थ एज वेल। बाउंडिंग बॉक्स की विड्थ उतनी होगी जितनी उस ऑब्जेक्ट की विड्थ है जिसके ऊपर ये बाउंडिंग बॉक्स बना हुआ है। सो अपार्ट फ्रॉम द बाउंडिंग बॉक्स एट्रीब्यूट्स, हमारे पास कुछ और एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जो मॉडल हमें रिटर्न करता है। इवन दो ये बाउंडिंग बॉक्स के एट्रीब्यूट्स नहीं है, लेकिन ये है कि जब हम मॉडल से अपनी प्रिडिक्शन ले रहे होते हैं तो बाउंडिंग बॉक्स के साथ ये एट्रीब्यूट्स भी वो देता है, ठीक है। और क्यों देता है, बिकॉज ऑफ कोर्स हम उसे कहते हैं कि हमें दो, वैसे ही अदरवाइज वो नहीं दे सकता। एनीवेज, सबसे पहले सी आ जाता है। सी बेसिकली क्या है कि हमें ये क्लास जो हमने आइडेंटिफाई की है ना, कि कौन सी क्लास है, कार है, पर्सन है, कैट है, डॉग है, क्या है, पेडिस्ट्रन है, क्या है, तो वो क्लास हमें बाउंडिंग बॉक्स के टॉप पे वो भी डिस्प्ले हो रही होती है। तो बाउंडिंग बॉक्स की इंट्रो तो ले लिया हमने, ये देख लिया बाउंडिंग बॉक्स के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। लेकिन अब पॉइंट हमारे माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं कि बाउंडिंग बॉक्सेस होते कितने हैं, कितने बन सकते हैं, कितने बनने चाहिए, कितने होने चाहिए और कितने होते हैं, ठीक है। तो इस बारे में बात कर लेते हैं। तो क्योंकि मैंने स्टार्ट में बताया कि हम योलो के V3 वेरिएंट पे काम कर रहे हैं, वर्जन 3, तो हम यहाँ पे पर्टिकुलरली वर्जन 3 के बारे में ही बात करेंगे, ठीक हो गया। तो लेट से मैं कहती हूँ कि मेरा जो है ना एक ग्रिड, जो मेरा इमेज था ना, कैट वाला ही ले लो आप, कैट वाला मेरा जो इमेज था ना, उस इमेज को क्या किया गया कि भाई 13 by 13 की ग्रिड डायमेंशन में उसको डिवाइड किया गया है। 13 by 13 का ग्रिड डायमेंशन फीचर मैप। फीचर मैप का यही मतलब होता है कि आपका जो रेजिडुअल ब्लॉक्स के साथ एक इमेज बनता है ना, जो ग्रिड डायमेंशन के अंदर आपका इमेज डिवाइड हो जाता है, दैट इज बेसिकली अ फीचर मैप। तो मैं कहती हूँ कि 13 by 13 का मेरा एक फीचर मैप है, या ग्रिड डायमेंशन है, या रेजिडुअल ब्लॉक्स का एक साइज है, ठीक है, 13 by 13। तो उसके लिए टोटल कितने बाउंडिंग बॉक्सेस होंगे। तो V3 का एक जो मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊं वो ये है कि योलो V3 के अंदर हर ग्रिड सेल अपने अंदर 3 बाउंडिंग बॉक्सेस कंटेन करता है। दिस इज ओनली फॉर V3, बाकी के लिए डिफरेंट है। तो अगर हर ग्रिड सेल 13 by 13 का मेरा फीचर मैप है, यानी 13 रोज 13 कॉलम्स, ठीक है। और बेसिकली इस फीचर मैप में जो टोटल 13 into 13 यानी कि 169 ग्रिड सेल्स है, हर ग्रिड सेल के अंदर 3 बाउंडिंग बॉक्सेस होंगे। तो टोटल बाउंडिंग बॉक्सेस मेरे योलो V3 के लिए क्या होते हैं, वो अगर मेरा 13 by 13 का फीचर मैप हो तो वो कितने हो जाएंगे, 507 बाउंडिंग बॉक्सेस। जैसे कि आपको इमेज नजर आ रहा है, दिस इज अ रॉ बेसिकली कंसेप्चुअली आइडिया, ठीक है, कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल 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 डिफरेंट बाउंडिंग बॉक्सेस हैं। इवन जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है वहां पर भी बाउंडिंग बॉक्सेस हैं, जहां पर ऑब्जेक्ट है वहां पर भी बाउंडिंग बॉक्सेस हैं। तो बाउंडिंग बॉक्सेस, रिकॉल, बाउंडिंग बॉक्स का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट को लोकलाइज करना। तो हमें तो सिर्फ वही बाउंडिंग बॉक्सेस चाहिए ना जहां पे ऑब्जेक्ट लोकलाइज हो रहा हो, बाकी के जो बैकग्राउंड को लोकलाइज कर रहे हैं वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, लेट से मैं डॉग की बात करती हूँ, या मैं साथ में बाइसिकल की भी कर लेती हूँ, या पीछे एक व्हाइट कलर की कार खड़ी है उसकी भी कर लेती हूँ। तीनों को जो बाउंडिंग बॉक्सेस, जितने भी बाउंडिंग बॉक्सेस इन तीनों को एनकैप्सुलेट कर रहे हैं ना, वो तो रहने चाहिए। लेकिन जो बैकग्राउंड रोड को कर रहे हैं, ट्री को कर रहे हैं, जो कि फिलहाल के लिए हमारी क्लासेस ही नहीं है, तो उनको तो रिमूव हो जाना चाहिए। तो वी व्हाट वी नीड इज कि इस तरह का हमारे पास एक आउटलुक आए। इवन दो ये अभी तक फाइन नहीं है, फाइन कैसे होगा वो इंशाल्लाह आगे जाएंगे, नॉन एक्सेप्टेशन के अंदर ये फाइन हो जाएगा, और फाइनल आउटपुट में हमें एक ही बाउंडिंग बॉक्स आएगा पर ऑब्जेक्ट। लेकिन फिलहाल के लिए जितने भी बाउंडिंग बॉक्सेस हैं जिनको
आप कह लो कि जिनकी प्रोबेबिलिटी, लेट से मैंने थ्रेशोल्ड सेट किया कि भाई 0.5 से ज्यादा जिसके पास प्रिडिक्शन है ना, जिस बाउंडिंग बॉक्स के पास इस क्लास की, उस बाउंडिंग बॉक्स को रहने दो, बाकी बाउंडिंग बॉक्सेस जो है ना लेस देन 0.5 उन निकाल दो। तो यहाँ पर लेट से मैं कहती हूँ वही बाउंडिंग बॉक्सेस बचे हैं जिनकी 0.5 से ज्यादा जो है वो प्रोबेबिलिटी थी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके जिसको उन्होंने रैप किया हुआ है। ठीक हो गया। तो आई होप कि बाउंडिंग बॉक्सेस का कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आगे चलते हैं। अब आ जाती है टारगेट वेक्टर की बात। क्योंकि मैंने बाउंडिंग बॉक्स की बात की है, मॉडल हमारे पास कुछ वैल्यूज आप कह लो कैलकुलेट करता है बाउंडिंग बॉक्स के एट्रीब्यूट्स के तौर पे, क्लासेस के तौर पे, तो वो फिर रिटर्न भी तो करेगा ना, हमें रिटर्न करेगा तभी तो हमारा जो प्रिडिक्शन है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो वो रिटर्न किस फॉर्म में करता है? तो वो रिटर्न टारगेट वेक्टर की फॉर्म में करता है या टारगेट लेबल की फॉर्म में करता है। हम इसे लेबल भी कह सकते हैं, वेक्टर भी कह सकते हैं। अगर मैं लेबल बोलूं या वेक्टर बोलूं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। टारगेट वेक्टर जो होता है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, पी सी, बी एक्स, बी वाई, बी एच, बी डब्ल्यू एंड सी वन अप टू सी एन। अब ये होते क्या है, इन्हें भी तो देखना पड़ेगा, तो देख लेते हैं। व्हाट इज पीसी? पीसी बेसिकली क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पर्टिकुलर क्लास। यानी कि कोई क्लास, जो पर्टिकुलर क्लास है, जो हमें लग रहा है कि यार लेट्स से मैं कहती हूँ डॉग, तो मेरा टारगेट वेक्टर कहता है कि 0.8% यार, 0.8 इसकी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर डॉग मौजूद है। तो पी सी विल बी द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, या कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ मौजूद है। ठीक है। और इसकी रेंज होती है फ्रॉम 0 to 1 होती है। 0 मीन कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है इमेज के अंदर, 1 मीन 100% प्रोबेबिलिटी है कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लाजमी मौजूद है। अब आ जाती है बात नेक्स्ट 4 एट्रीब्यूट्स, जिनको पीछे भी हमने डिस्कस किया। बाउंडिंग बॉक्स जो क्रिएट होता है, उस बाउंडिंग बॉक्स के एट्रीब्यूट्स कैलकुलेट करके मॉडल हमें रिटर्न कर रहा होता है। उसके साथ हमें बेसिकली मॉडल क्या रिटर्न कर रहा होता है? C1 अप टू Cn। व्हाट इज C1? C1, C2, C3 अप टू Cn आर द क्लास आईडीज। ठीक है। कि मतलब ऊपर जो प्रोबेबिलिटी PC मैंने दी है कि इतने % प्रोबेबिलिटी है कि ऑब्जेक्ट मौजूद है, नीचे से हम क्लास आईडीज में से चुनेंगे कि कौन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कौन सा ऑब्जेक्ट मौजूद है। लेट से मैं कहती हूँ मेरे पास ना 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। तो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक कैट है, एक डॉग है और एक पेडिस्ट्रन है। ठीक है। तो ऊपर PC आई है 0.8। तो मुझे क्या पता कि 0.8 प्रोबेबिलिटी किस ऑब्जेक्ट की है, कैट की है, डॉग की है या फिर पेडिस्ट्रन की है। तो नीचे जो C1 लेट से पेडिस्ट्रन के लिए, C2 कैट के लिए, C3 डॉग के लिए, तो वो अगर C1 को 1 कर देगा तो इट मींस ओ यस इस वाले ऑब्जेक्ट, उसका नेम रिटर्न कर देगा। मुझे सिंपली मुझे पता चलेगा ओ यस ये जो पेडिस्ट्रन क्लास है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी है ये वाली जो मुझे मिली है। तो बेसिकली ये हमारे पास कुछ टारगेट वेक्टर के एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक हो गया। अब अगर मैं बात करती हूँ कि टारगेट वेक्टर की लेंथ क्या होती है, तो लेंथ क्या होती है? बेसिकली टारगेट वेक्टर में 5 जो होती है ना चीजें, वो कांस्टेंट है, वो हर टारगेट वेक्टर में आएंगी। ठीक है। कौन सी? PC और बाउंडिंग बॉक्स के 4 एट्रीब्यूट्स। उसके साथ जो है ना आगे की लेंथ क्या होगी, वो टोटली डिपेंड करती है नंबर ऑफ क्लासेस के ऊपर। अगर मेरे पास 3 क्लासेस है ना, तो बेसिकली 5 ये एट्रीब्यूट्स हो गए और 3 क्लासेस, टोटल हमारा टारगेट वेक्टर का साइज 8 हो जाएगा। अगर मैं फेमस जो कोको डेटा सेट है, अगर मैं कोको डेटा सेट की बात करती हूँ, तो कोको डेटा सेट में क्या होता है? कोको डेटा सेट के अंदर बेसिकली हमारे पास 80 क्लासेस होती हैं। तो उसके लिए गेस करके मुझे जरा 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि अगर 80 क्लासेस हैं कोको डेटा सेट के लिए, तो टारगेट वेक्टर की लेंथ क्या होगी? ओके, आई होप कि आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ अब। इसकी लेंथ होगी 85। व्हाई? बिकॉज 80 आर द नंबर ऑफ क्लासेस एंड 5 आर द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस द बाउंडिंग बॉक्स एट्रीब्यूट्स। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम टारगेट वेक्टर को थोड़ा सा एग्जांपल से देख लेते हैं। तो मैंने इस एग्जांपल में 2 इमेजेस लिए हैं। मैंने कहा कि मेरे पास 3 क्लासेस हैं, एक कार है, एक पेडिस्ट्रियन है और एक क्या है, डॉग है। ठीक है। कार, पेडिस्ट्रियन और डॉग, मैंने 2 इमेजेस लिए हैं और मेरे पास सैंपल जो एक वेक्टर है जिसका साइज क्या होगा वो मैंने यहाँ सामने आपको बता दिया है। क्योंकि 3 क्लासेस हैं तो C जो है वो 3 हो जाएगा। तो C नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है? 3 है, तो 5 + 3 8 हो जाएगा। तो लेट से आप देखते हैं, दोनों केसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे जो पहला केस है हमारे पास, फर्स्ट केस में क्या है, हमारे पास जो X है, जो इनपुट है, जो मॉडल को जाएगा वो क्या है?
इट इज एन इमेज कंटेनिंग ऑब्जेक्ट कॉल्ड कार। चलो बाकी के दो ऑब्जेक्ट तो नहीं है, पेडिस्ट्रियन भी नहीं है, डॉग भी नहीं है, बट कार तो है। तो टारगेट वेक्टर जो है हमारे पास वो क्या होगा, टारगेट वेक्टर होगा 1 1 पीसी क्या हो जाएगा 1 1 मींस कि प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद है और 100% प्रोबेबिलिटी है कि मौजूद है। देन मॉडल कुछ बाउंडिंग बॉक्स के एट्रीब्यूट्स को कैलकुलेट करेगा, और क्योंकि C1 वाज द क्लास फॉर कार, तो C1 जो है वो 1 है, या 1 कह सकते हो, या आप कह लो इसमें क्लास का नेम भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। C1 इज 1 एंड रेस्ट ऑफ C2 एंड C3 जो कि पेडिस्ट्रियन और डॉग के लिए वो 0 है। क्यों? क्योंकि वो दोनों क्लासेस हमारे पास मौजूद नहीं है। अब सेकंड केस में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो हमारे पास इनपुट इमेज है उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, मतलब कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो ही 0 हो जाएगी ऑब्जेक्ट मौजूद होने की। जब प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, तो जब प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है तो देन वी डोंट केयर फॉर द रेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ द टारगेट वेक्टर वाई। ये जो क्वेश्चन मार्क्स है इनको हम डोंट केयर कहते हैं। डोंट केयर का मतलब कि जब जाहिर सी बात है, जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो आप उसकी क्या प्रोबेबिलिटी निकालोगे, क्या बाउंडिंग बॉक्स चेक करोगे, क्या लोकेट करोगे, क्या उसकी क्लास डिफरेंट आप कह लो डिफाइन करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते बिकॉज ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो जाती है। ठीक हो गया। तो दिस वाज अ स्लाइड बेसिक कंसेप्ट ऑफ टारगेट वेक्टर वाई, जो कि हमारा मॉडल हमें क्या करता है, हमें रिटर्न कर रहा होता है। ठीक हो गया। उसके बाद एक अमेजिंग हमारे पास जो कंसेप्ट आता है ना, दैट इज ऑफ एंकर्स, एंकर बॉक्सेस। अभी मैं एंकर बॉक्स के बारे में आपको बताऊंगी ना, तो आप सोचोगे यार एंकर बॉक्सेस तो बाउंडिंग बॉक्सेस की तरह ही होते हैं, तो इनकी क्या जरूरत पड़ जाती है हमें। तो बेसिकली क्या है कि जब मैंने आपसे डिस्कस किया कि हर ग्रिड सेल जो होता है उसके अंदर जिस ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट आता है ना, तो बेसिकली वो क्या करता है कि वो वाला जो ग्रिड सेल होता है मिड पॉइंट वाला, वो उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आती है। What if a grid cell have a multiple objects जिनका बाउंडिंग बॉक्स का जो मिड पॉइंट है वो सेम ग्रिड सेल में लाई कर रहा है, फिर क्या होगा। हमारा जो एक लिमिटेशन होती है बाउंडिंग बॉक्स के साथ वो ये होती है कि एक ग्रिड सेल एक ही ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है और बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट कर सकता है उसके इर्द गिर्द, इवन दो इट हैज 3, बट या एक टाइम पे वो एक ही कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर फिर अगर हमारे पास लेट से ये वाला एक राइट साइड वाला इमेज है, इस इमेज के अंदर क्या है, इस इमेज के अंदर ये है कि हमारे पास हमें दिख रहा है, क्योंकि ये सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है ना, तो हम जो डाटा सेट देते हैं हमें उसका पता होता है कि उसमें किस किस तरीके के इमेजेस हैं या किस किस तरीके का डाटा मौजूद है। अब मुझे दिख रहा है कि अपेरेंटली यार अगर इस पे ग्रिड बनेगी ना, लेट से 3x3 की ग्रिड बनती है, तो दोनों का जो मिड पॉइंट है पेडिस्ट्रियन और कार का, वो सेम ग्रिड सेल में लाई करेगा। अब यहाँ पर अगर मैं सिंपली मॉडल को कुछ यानी प्री प्रोसेसिंग किए बगैर सिंपली दे दो इमेज और कहूँ कि मुझे आउटपुट दे दो ना, तो वो मुझे या तो पेडिस्ट्रियन प्रिडिक्ट करके देगा या कार प्रिडिक्ट करके देगा। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो कंसेप्ट हमारे पास आता है वो आता है एंकर बॉक्सेस का। एंकर बॉक्सेस प्री डिफाइंड शेप्स होती हैं, डिफरेंट होती हैं। मैंने यहाँ 2 यूज किए क्योंकि मेरा डाटा, मुझे बस ना मेरे डाटा सेट में एक इमेज है जिसको 2 ही चाहिए। अगर आपको लगता है आपके डाटा सेट में ऐसे इमेज जिसमें मल्टीपल चाहिए, तो आप मल्टीपल डिफरेंट शेप्स के एंकर बॉक्सेस ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। एंकर बॉक्सेस बेसिकली क्या होते हैं कि आप कह लो कि जिस तरह की प्रिडिक्शन उनके साथ अलाइन कर रही होती है, मैच कर रही होती है, वो उस प्रिडिक्शन को ओन कर लेते हैं। ठीक है। और एंकर बॉक्सेस बेसिकली कैसे बनते हैं और कैसे असाइन होता है ऑब्जेक्ट एंकर बॉक्स को, आप चेक करो। मेरे पास क्योंकि पहले मैंने जिक्र किया कि हमने सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम लिया जिसमें ट्रेनिंग हमने खुद करनी है। हमें पता है कि हम जो टेस्टिंग के लिए भी इमेज दे रहे हैं वो किस किस तरीके का हो सकता है, तो मैंने उस हिसाब के बाउंडिंग बॉक्सेस बना दिए, एंकर बॉक्सेस बना दिए। अब क्या हुआ कि जब ट्रेनिंग के लिए मैंने मॉडल को यानी दिया, अपना इनपुट दिया और देन टेस्टिंग के लिए भी दिया, तो मैंने उसको साथ में एंकर बॉक्सेस भी दिए। अब वो चेक करेगा कि कहीं ऐसी सिनेरियो आती है जहां पे सेम ग्रिड सेल के अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स का मिड पॉइंट लाई कर रहा है, वो चेक करेगा क्या एंकर बॉक्सेस अवेलेबल हैं। अगर हैं तो ये जो वर्टिकल वाला ऑब्जेक्ट है, जो पर्सन है, जो पेडिस्ट्रियन है, कौन सा एंकर बॉक्स इसको सूट कर रहा है, इसको मैच कर रहा है। वो देखा हाँ ये तो वर्टिकल वाला कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि वर्टिकल एंकर बॉक्स को ये वाला ऑब्जेक्ट असाइन कर देगा। कार को देखेगा हॉरिजॉन्टल कर रहा है, क्या कोई हॉरिजॉन्टल एंकर बॉक्स हमारे पास मौजूद है, हाँ मौजूद है, असाइन कर दो। वो कार उस एंकर बॉक्स को असाइन कर देगा जो उसकी शेप की होगी। तो इस तरीके से सेम ग्रिड सेल के अंदर डिफरेंट एंकर बॉक्सेस क्या करते हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के, लोकेट करने के हमें हेल्प आउट करते हैं।
अच्छा, एक बहुत अमेजिंग जो बात है ना एंकर बॉक्सेस को लेके, वो क्या है? वो ये है कि अब देखिए कॉमन सेंस हमारी क्या कहती है कि भाई जितने नंबर ऑफ क्लासेस हैं और हर बाउंडिंग बॉक्स के जितने एट्रीब्यूट्स हैं, उस हिसाब से टारगेट वेक्टर की लेंथ डिफाइन कर दो। बट यहाँ पे तो बाउंडिंग बॉक्स तो एक ही है चलो, लेकिन एंकर बॉक्सेस तो दो है ना। तो एंकर बॉक्सेस के लिए टारगेट वेक्टर की लेंथ भी ट्वाइस हो जाएगी। जितने एंकर बॉक्सेस होंगे उतनी ही लेंथ इंक्रीज होगी, ट्वाइस थ्राइस क्वाड, मतलब आगे आगे जाती जाएगी। इस केस में क्योंकि हमारे पास दो एंकर बॉक्सेस हैं, तो हमारा जो टारगेट वेक्टर होगा इस वाले एग्जांपल के लिए बेसिकली उसकी लेंथ भी 8 की जगह 16 हो जाएगी। ठीक है, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं एक ग्रिड सेल के अंदर और हमारे पास टोटल 3 क्लासेस हैं, एक क्लास के लिए तो 3 क्लास मतलब एक यानी कि जब आउटपुट वेक्टर हम बनाते हैं एक बाउंडिंग बॉक्स के लिए बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट के लिए बनाते हैं, वो तो 8 साइज का होगा। ठीक है, 3 क्लासेस के साथ। लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो एंकर बॉक्सेस हैं, तो फिर वहां पे वो 8 टूजर यानी कि 16 हो जाएगा। अब लेट से मैं, अब ये तो जनरल रिप्रेजेंटेशन थी ना, यहाँ देख लेते हैं। अब लेट से मैंने कहा कि भाई प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास, लेट मी, ओके, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है ऑब्जेक्ट के मौजूद होने की वो 1 है। ठीक है, वो 1 है तो वो हमें कुछ बाउंडिंग बॉक्स के एट्रीब्यूट्स भी रिटर्न करेगा और उसके बाद वो क्या करेगा कि उसके बाद वो हमें बताएगा कि पेडिस्ट्रन, कार और डॉग में से कौन सी क्लास एग्जिस्ट करती है यहाँ पे। तो फर्स्ट एंकर बॉक्स जो है उसमें क्या एग्जिस्ट करता है? पेडिस्ट्रन एग्जिस्ट करता है। तो उसने C1 जो कि पेडिस्ट्रन की क्लास है उसको क्या कर दिया है? उसको उसने कर दिया है 1, और कार और जो हमारे पास डॉग है उसकी क्लासेस को उसने कर दिया 0। ये था हमारे पास पहला वेक्टर। अब आ जाते हैं दूसरे वाले बेसिकली ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो प्रोबेबिलिटी तो यहाँ भी 1 है, मतलब 100% प्रोबेबिलिटी है कि यार इस एंकर बॉक्स के अंदर भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लाजमी मौजूद है। वो क्या करेगा कि उस ऑब्जेक्ट के लिए बाउंडिंग बॉक्स के चारों एट्रीब्यूट्स को रिटर्न करेगा। अब वो चेक करेगा कि इस वाले एंकर बॉक्स के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो पेडिस्ट्रन तो नहीं है, उसने देख लिया, पेडिस्ट्रन तो दूसरे वाले में था। हाँ, C2 इज द क्लास फॉर कार, तो यस कार तो मौजूद है। तो C2 1 हो गया है और C3 भी 0 हो गया क्योंकि डॉग दोनों केसेस में मौजूद नहीं है। अब लेट से एक ऐसा केस आता है कि मैं कहती हूँ यार ये जो डिटेक्शन हो रही थी ना ये रियल टाइम में हो रही थी। ठीक है, स्ट्रीट कैमरा के थ्रू हो रही थी और वहां पे जो पेडिस्ट्रन और कार दोनों खड़े थे ना, अब वहां से पेडिस्ट्रन मूव कर गया, सिर्फ कार रह गई है। लेकिन एंकर बॉक्सेस तो दो ही है ना, तो टारगेट वेक्टर की लेंथ अफेक्ट नहीं होगी लेकिन वैल्यूज अफेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए 0 हो जाएगा। देन वी विल नॉट केयर अबाउट द रेस्ट ऑफ फीचर्स फॉर दैट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, बट यस फॉर सेकंड ऑब्जेक्ट वी विल हैव टू टेक केयर ऑफ देम। तो हम यहाँ देखेंगे, हम बाउंडिंग बॉक्स के एट्रीब्यूट्स भी लेंगे, कार की क्लास की प्रोबेबिलिटी भी ले ली और हमने क्या किया कि उसकी क्लास आईडी भी ले ली। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली हमारे पास एंकर बॉक्स के लिए जो टारगेट वेक्टर होता है वो वर्क कर रहा होता है। आई होप के द कंसेप्ट इज आल्सो क्लियर टू यू गाइस। अब आ जाते हैं अमेजिंग कंसेप्ट की तरफ। So by the way, this is the favorite one of the total. There are two favorite parts of mine in this algorithm, and this is the first one. ओके, सो इंटरसेक्शन और यूनियन की बात करें तो इंटरसेक्शन मैथ्स याद आ जाती है हमें। इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों मैथ्स की चीजें हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है। इंटरसेक्शन मींस म्यूचुअल एरिया, कॉमन एरिया बिटवीन द टू थिंग्स, एंड यूनियन क्या है कि ओवरऑल एरिया जो कि उन दोनों का म्यूचुअल है और जो उन दोनों का अलग भी है। ठीक है, तो बेसिकली इंटरसेक्शन ओवर यूनियन योलो में क्या काम कर रही है? योलो में ये काम कर रही है कि बेसिकली कोई भी दो बॉक्सेस का ओवरलैप बता रही होती है। हमने देखा था कि मल्टीपल बाउंडिंग बॉक्सेस होते हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेट से सबकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज्यादा है, तो वो सब फिर क्लेम करेंगे कि नहीं नहीं मैंने डिटेक्ट किया, ये वाला यानी कि एट्रीब्यूट्स हैं, ये प्रोबेबिलिटी है, ये हाइट है, ये विड्थ है, ये मिड पॉइंट है, हर बाउंडिंग बॉक्स देगा। तो जो कोई भी दो बाउंडिंग बॉक्सेस होते हैं उनका आपस में ओवरलैपिंग एरिया कितना है, कितने परसेंट उनका इत्तेफाक है इस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने में, और मतलब वो सही प्रेडिक्शन करें कि यही वाला ही ऑब्जेक्ट है। ये चीज के लिए हमारे पास इंटरसेक्शन ओवर यूनियन यूज होता है। और यूज होता कहाँ पे है? होता बेसिकली जैसे मैंने कंटेंट लिस्ट के अंदर भी बताया था, नॉन मिक्स सेपरेशन, जो कि क्या करता है, सफाया कर रहा होता है, यानी कि क्लिनजिंग का काम कर रहा होता है। दिस इज अ क्लिनजिंग एल्गोरिथम, जो कि आपके वो जो मल्टीपल बाउंडिंग बॉक्सेस बन जाते हैं ना ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द, उनको रिफाइन कर रहा होता है और फाइनल एक बाउंडिंग बॉक्स सेपरेट करके हमें आउटपुट में रिटर्न करता है। तो ये एल्गोरिथम हमारा अभी आगे देखने वाले हैं हम। तो उसके अंदर हमारे पास इंटरसेक्शन और यूनियन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ओके, लेट्स से ये हमारे पास कैट है। तो जैसे मैंने बात की कि भाई क्या कहते हैं, हमारे पास एक से ज्यादा बाउंडिंग बॉक्स भी क्लेम कर सकते हैं कि ये मैंने ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको लोकेट किया, मैंने इसको यानी कि लोकलाइज किया। तो ये वहां पे एक सिनेरियो हमारे सामने है। ग्रीन वाले जो बाउंडिंग बॉक्स है वो भी कह रहा है कि ये कैट है, उसने प्रिडिक्ट की, मिड पॉइंट दिया, हाइट विड्थ दी, सब चीजें दी।
अब ये जो ब्लू वाला इसने भी दी, लेकिन हमें आउटपुट में ऐसे दो तो नहीं चाहिए, हमें तो एक ही चाहिए, वो वाला चाहिए जो ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ हमें प्रिडिक्शन दे रहा हो, ज्यादा कॉन्फिडेंस स्कोर हो उसका। तो ये चीजें करने के लिए नॉन मैक्स सेपरेशन आईओयू को यूज करता है। तो मैथमेटिकली क्या होता है, इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, लेट्स से यहाँ पे ये कैट है और वही प्रीवियस इमेज हमने इनपुट के तौर पे लिए। एरिया ऑफ ओवरलैप हम कहते हैं कि 80% है लेट से, और यूनियन ऑफ कोर्स 100% होगी। तो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन इन दोनों बाउंडिंग बॉक्सेस की हमारे पास क्या आएगी, 0.8। 0.8 इस चीज का कॉन्फिडेंस है दोनों बाउंडिंग बॉक्सेस को, ये जो ऑब्जेक्ट मौजूद है ये कैट ही है, एंड दिस इज अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस। ठीक हो गया। तो आईओ की रेंजेस क्या होती हैं, मैंने बताया 0.8 हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी चला जाए, तो हमें पता होना चाहिए कि रेंजेस क्या है। ऐसा हो नहीं सकता बाय द वे, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज एंड एग्जांपल, बेसिकली आईओयू की जो रेंज है वो 0 और 1 के दरमियान ही होती है। ठीक है। अगर कोई ऐसा केस आता है कि दो बाउंडिंग बॉक्स बिल्कुल ही ओवरलैप नहीं कर रहे, तो उनकी फिर आईओयू 0 हो जाएगी ऑफ कोर्स। अगर ऐसा है कि अब देखिए यहाँ पे एक बिल्कुल बारीक सा यानी थिन सा टाइनी सा येलो बाउंडिंग बॉक्स है, और एक जो है डार्क ब्लू बाउंडिंग बॉक्स है, तो येलो और जो ब्लू बाउंडिंग बॉक्सेस हैं 100% ओवरलैप दे रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे बेस्ट आप कह लो कि आईओयू निकलेगी, दैट इज 1। मतलब कि 100% कॉन्फिडेंस है कि इस जगह पे ये वाला ऑब्जेक्ट मौजूद ही है। ठीक है। और वैसे जनरली देखा जाए, एक थ्रेशोल्ड की बात की जाए तो 0.5 एक थ्रेशोल्ड होता है। एक थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि एक आप कह लो कि चेक पॉइंट, एक स्टैंडर्ड, कि इससे ऊपर ऊपर होगा तो ही हम कंसीडर करेंगे, भाई इससे नीचे होगा तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो दैट इज द थ्रेशोल्ड। ठीक है। तो थ्रेशोल्ड बेसिकली इसका 0.5 से अगर होता है ना, हम सेट करते हैं, अगर 0.5 से ज्यादा कोई भी प्रिडिक्शन आती है, जैसे पिछली एग्जांपल में 0.8 आई थी, इट इज अ वेरी गुड एंड फाइन प्रिडिक्शन। अब चलते हैं हम नॉन मैक्स सेपरेशन की तरफ, मोस्ट अवेटेड आई थिंक। ओके। नॉन मैक्स सेपरेशन मैंने पहले ही बताया, प्रॉब्लम जिस प्रॉब्लम को ये कैटर कर रहा है, वो प्रॉब्लम क्या है कि एक इमेज के इर्द गिर्द डिफरेंट बाउंडिंग बॉक्स बन सकते हैं। प्रीवियस इमेज हमने लिया है डिफरेंट, एक कलरफुल, एक प्यारी सी आई कैची बाउंडिंग बॉक्सेस के साथ, बट हमें इतने ज्यादा चाहिए नहीं ना, असल में हमें इतने तो नहीं चाहिए। अगर हम रियल लाइफ एप्लीकेशन की देखें, हमारा मॉडल लेट से ऑटोनोमस कार्स में यूज हो रहा है, इतने बाउंडिंग बॉक्स बनेंगे तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगी हमारी कार के, भाई किस तरफ जाना है, किस तरफ ऑब्जेक्ट है, किस तरफ नहीं है। ठीक है। तो हमें तो एक क्लीन क्लीन चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि बेसिकली आइडियली हम जिनका यानी कि आप कह लो कॉन्फिडेंस स्कोर सबसे ज्यादा होता है ना, और आप कह लो कि ओवरलैप भी उनका बाकियों के साथ सबसे ज्यादा होता है, तो वो वाले जो बाउंडिंग बॉक्सेस होते हैं हाईएस्ट कॉन्फिडेंस स्कोर वाले, वो ही इस चीज को हम असाइन करते हैं कि भाई आप लोग जो हो ना, आपने क्या करना है कि इस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है, लोकलाइज करना है, बाकियों को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये काम होता कैसे है, ये हम अभी देखते हैं। सबसे पहले देखो, हमारा जो नॉन मैक्स एल्गोरिथम होता है ना, नॉन मैक्स सेपरेशन, वो क्या करता है कि वो दो चीजें लेता है इनपुट के तौर पे, मैंने पहले भी बताया ओवरव्यू स्लाइटली। एक तो वो ऑब्जेक्टिवनेस स्कोर लेता है, यानी कि कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर कोई ये वाला ऑब्जेक्ट मौजूद है। ठीक है। उसके बाद वो ओवरलैप्स चेक करता है, मतलब ये तो उसने ऑब्जेक्टिवनेस स्कोर से पता कर लिया कि ऑब्जेक्ट मौजूद है और ये वाला मौजूद है, लेकिन क्या उसको यानी कि इस चीज का कॉन्फिडेंस है कि ऑब्जेक्ट जो मौजूद है वो उसी क्लास से बिलोंग करता है जिस क्लास से बाउंडिंग बॉक्सेस क्लेम कर रहे हैं। मतलब क्या, ये चीज चेक करने के लिए वो क्या करता है कि बाउंडिंग बॉक्सेस की ओवरलैप्स चेक करता है। अगर एक बाउंडिंग बॉक्स है वो भी डॉग कह रहा है और 90% प्रोबेबिलिटी से कह रहा है, एक बाउंडिंग बॉक्स है जो कि कैट कह रहा है जो कि 60% की प्रोबेबिलिटी से कह रहा है, उनका कोई ओवरलैप नहीं आएगा, क्योंकि एक डॉग कह रहा है, एक कैट कह रहा है। अगर एक है जो कि लेट से यहाँ वाली एग्जांपल देख लेते हैं, जो राइट साइड पे हमारे पास इमेज है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे एक हमारे पास डॉग है। ठीक है। और 98% कॉन्फिडेंस है एक बाउंडिंग बॉक्स को कि ये डॉग है। दूसरा बाउंडिंग बॉक्स है जिसको 90% कॉन्फिडेंस है कि ये डॉग है। तीसरा बाउंडिंग बॉक्स है जिसको 82% कॉन्फिडेंस है, येलो में जो है, कि ये डॉग है। इट मीन्स के तीन बाउंडिंग बॉक्सेस हैं जो यही चीज बता रहे हैं कि ये डॉग है, डॉग है, डॉग है। तो फिर आईओयू का पर्पस अब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आईओयू यहाँ किस लिए यूज होता है, ये चीज चेक करने के लिए कि ये जो तीनों क्लेम कर रहे हैं ना कि ये डॉग है, डॉग है, डॉग है, इनकी आपस में ओवरलैप चेक करो। ओवरलैप चेक करो, अगर ओवरलैप भी 0.5 से ज्यादा होगी तो इट मींस यस इन सब का एक ही कॉन्फिडेंस है, तो मतलब यस यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मौजूद है वो डॉग ही होगा। ठीक है। अब ये ओवरलैप जो है चेक कैसे करनी है, मतलब कोई एक स्टैंडर्ड होगा, बाकी उसके साथ कंपेयर किए जाएंगे ना, अगर एक दूसरे के साथ सारे करने लग जाए तो फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वो भी इंशाल्लाह हम आगे सूडो कोड में देखते हैं। एनीवेज फिलहाल के लिए ये कि
जब हमारे पास एक फाइनल आईओयू और ऑब्जेक्टिवनेस स्कोर लेने के बाद नॉन मैक्स सेपरेशन सारी कैलकुलेशन सारी वर्किंग परफॉर्म कर लेगा, उसके बाद जो हाईएस्ट ऑब्जेक्टिवनेस स्कोर वाला जो बाउंडिंग बॉक्स होगा वो ही हमारे पास आउटपुट के तौर पर प्रिडिक्ट होगा। अब कैट के डॉग के लिए भी यही है और पर्सन के लिए भी यही है। ठीक हो गया। ओके, अब इसका सूडो कोड देखते हैं कि इसकी वर्किंग समझ में आएगी। सबसे पहले वो क्या करता है, जो हाईएस्ट ऑब्जेक्टिवनेस स्कोर का बॉक्स होता है ना, कि एक 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 क्लास करके वो प्रिडिक्ट कर रहा होता है। ठीक है, पहले लेट से हम कहते हैं डॉग के लिए वही चीजें कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि जो हाईएस्ट यानी कि ऑब्जेक्टिवनेस स्कोर का ऑब्जेक्ट है ना, जो बाउंडिंग बॉक्स है, जिस जैसे डॉग के केस में वो 98%, वो 98% वाले को लेगा। अब बाकी के जो दो है ना, जो क्लेम कर रहे हैं कि डॉग है, वो क्या करेगा कि एक एक करके ग्रीन वाले बाउंडिंग बॉक्स के साथ उनकी ओवरलैप कंपेयर करेगा। पहले वो ग्रीन के साथ रेड की ओवरलैप को कंपेयर करेगा, फिर वो चेक करेगा कि अगर तो ओवरलैप 0.5 से ज्यादा है, इट मीन्स उनका काम यहाँ पर 0.5 से कम होगी तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, इट मीन्स वो शक में कि ये डॉग है भी कि नहीं। लेकिन अगर 0.5 से ज्यादा है तो इट मीन्स दे आर कॉन्फिडेंट कि ये डॉग ही है, तो उनका काम तो खत्म हो गया। मतलब बेसिकली आईओयू जो होता है ना, वो तसल्ली के लिए होता है। ठीक है, वो एक रीचेक के लिए होता है, क्रॉस वैलिडेशन के लिए होता है। हमने पहले भी कहा था कि इवेल्युएशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो बेसिकली वो वैलिडेट करके जाता है कि जो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट, क्योंकि शो तो हमने वही करना है जिसका ऑब्जेक्टिवनेस स्कोर हाई है, तो आईओयू की जरूरत ही क्यों है, उसकी जरूरत इसीलिए कि उसको मजीद कॉन्फिडेंट करे कि ये जो प्रिडिक्शन हुई है मजीद कॉन्फिडेंट हो। कैसे होगी, अगर वो भी इत्तेफाक करेगा, अगर उसका जो इत्तेफाक है या उसकी जो ओवरलैप है वो 0.5 से ज्यादा है, तो इट मीन्स के बस उसका काम खत्म हो गया, यानी उसने हमें जो जितनी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि ये डॉग है उसने दे दी। अब हम करेंगे उसको रिमूव। ठीक है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, जितने भी बाउंडिंग बॉक्स इस तरह कहेंगे सबको रिमूव करेंगे। फाइनल हमारे पास जो एक बाउंडिंग बॉक्स बचेगा फुली कॉन्फिडेंस के साथ, वो होगा हाईएस्ट ऑब्जेक्टिवनेस स्कोर वाला। सेम यही वाली चीज हमने फिर पर्सन के लिए भी रिपीट करनी है। और फिर पर्सन के साथ आप देखें कि 96% एक बाउंडिंग बॉक्स को कॉन्फिडेंस है, दूसरे को 82 है और तीसरे को 87 है। तो ऑफ कोर्स इनकी ओवरलैप जो ग्रेटर देन 50 है, तो मतलब वो भी तसल्ली दे के जा रहे हैं, हाँ यार सही प्रेडिक्शन हुई है, तुम पर्सन ही हो। तो क्या होगा कि फिर हम उसको रिमूव करेंगे। दिस इज द फाइनल इनपुट आउटपुट ऑफ द मॉडल जो हमें मिलता है। ये वो इमेज है जो हमें हमारा मॉडल बाहर रिटर्न करना है। आपने देखा बीच में कितने प्रोसेस होते हैं, मल्टीपल बाउंडिंग बॉक्सेस बनते हैं, मतलब बाउंडिंग बॉक्स से एट्रीब्यूट्स कैलकुलेट होते हैं, ये वो टारगेट वेक्टर एंड ऑल दैट, नॉन मैक्स सेपरेशन, आईओयू। फाइनली हमारे पास जो एक आराम सुकून से एक प्यारा सा इमेज वायर आता है, वो कौन सा आता है, वो ये वाला आता है, जिसमें हमारे पास क्लीन दो वाले हमारे पास फाइनल बाउंडिंग बॉक्स होंगे दो ऑब्जेक्ट्स के लिए। आई होप कि आपको सारे के सारे बेसिक की कंसेप्ट्स और नॉन मैक्स सेपरेशन एल्गोरिथम अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। Okay, this is another exciting part of the video. Basically हम यहाँ पर देखेंगे योलो का नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है और क्यों है, जरूरत क्यों है। अभी हमने देखा यार पीछे सारा काम अच्छा खासा तो हो रहा है, आर्किटेक्चर की जरूरत ही क्या है। मतलब पीछे नॉन मैक्स सेपरेशन ने सारा कुछ साफ सुथरा कर लिया, क्लींजिंग कर दी, ऑल दैट, और अब क्या बचता है, अब तो कुछ भी नहीं बचता पीछे। तो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो जरूरत है ना, तो वो जो कुछ ना कुछ जरूरत है वो अभी हम देख लेते हैं कि वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर हमने ये चीज देखनी है कि योलो एल्गोरिथम जो है ना, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स को इंप्लीमेंट करता है। योलो बेसिकली क्या है कि CNN का फ्रेमवर्क यूज करता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए। कहाँ यूज करता है, कैसे यूज करता है, मतलब अभी तो पीछे हमने देखा जरूरत ही नहीं थी, लेकिन जरूरत है। कैसे है, ऐसे है कि बेसिकली आगे चल के हम स्टेप बाय स्टेप देखते भी हैं। बेसिकली जो हमारे पास डिटेक्शन हो रही होती है ना, उस डिटेक्शन में हमने कहा था कि योलो एल्गोरिथम बाकी एल्गोरिथम की निस्बत, स्लाइडिंग विंडो डिटेक्शन, RCNN वगैरह की निस्बत ज्यादा, आप कह लो कि एफिशिएंट इस सेंस में है कि वो बार, मतलब अगर 10 सब्जेक्ट है तो 10 इटरेशन नहीं लेगा। वो क्या करता है कि वो एक ही गो के अंदर, एक ही इम्प्लीमेंटेशन के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स जिस जिस जगह पर मौजूद है इमेज के अंदर जितने भी हैं सबको डिटेक्ट कर लेता है। ये जो प्रॉपर्टी हमारे योलो को मिलती है, ये जस्ट कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से ही मिलती है। यस, तो अगर आप लोग को CNN का आइडिया नहीं है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स का आइडिया नहीं है, तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू गाइस कि इसी सीरीज की कुछ प्रीवियस वीडियोस हैं जो कि डिटेल में न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर हैं, CNN, ANN, RNN। आप पहले जाएं वहां पर और CNN को विजिट करें, CNN को अंडरस्टैंड करें, बेसिक एक्सप्लेनेशन लें, देन यहाँ वापस आए, आपको जो अंडरस्टैंडिंग मिलेगी वो ज्यादा बेहतर होगी। ठीक है, ओके।
सो बेसिकली योलो जो होता है, योलो V3 वर्जन 3 की मैं बात करूं तो टोटल 106 कन्वोल्यूशनल लेयर्स को यूज करता है, जिसमें से टोटल 3 ऐसी लेयर्स होती हैं जिन पे डिटेक्शन परफॉर्म होती है। वो कौन सी लेयर्स होती हैं? वो होती हैं लेयर 82, लेयर 94, लेयर 106। और ये 3 क्यों है? इनका 3 होने का मकसद क्या है, एक ही क्यों नहीं है, आगे डिटेल के साथ देखते हैं। अब आ जाती है बात, एक लास्ट पे चीज आपको बताऊं कि बेसिकली हम जब अपने नेटवर्क को इमेज इनपुट करते हैं ना, तो उसके बाद हमारा इमेज जो है वो डाउन सैंपल होता है। हमारा जो फीचर, मतलब डाउन सैंपल का मतलब क्या है, हमारा जो इमेज है ना 3 डिफरेंट डिटेक्शन लेयर्स के ऊपर डिफरेंट ग्रिड डायमेंशंस में डिवाइड होता है। रिकॉल करें, मैंने आपको रेजिडुअल ब्लॉक में कहा था कि 3 चेक पॉइंट्स के ऊपर हमारा मॉडल डिफरेंट फीचर मैप्स के अंदर, डिफरेंट रेजिडुअल ब्लॉक्स के अंदर, डिफरेंट ग्रिड डायमेंशंस के अंदर हमारे सेम इमेज को डिवाइड करता है। Here comes the 3 checkpoints, layer 82, layer 94 and layer 106 of convolutional neural networks. अब बेसिकली हम कन्वोल्यूशनल लेयर्स को क्यों यूज करते हैं डाउन सैम्पलिंग के लिए या फीचर मैप्स के साइजेस के लिए? इसलिए क्योंकि जो हमारा कन्वोल्यूशनल लेयर्स होती हैं वो हमारे लो लेवल फीचर्स को भी यानी कि जाया नहीं होने देती। इससे क्या होता है कि मॉडल उनसे भी कुछ ना कुछ तो लर्न करता ही है, और वैसे भी योलो की तो लर्निंग कैपेबिलिटीज एग्जाम्पलरी हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि इसलिए फिर हमारा मॉडल जो है वो अच्छी प्रेडिक्शंस देने के काबिल हो जाता है। तो बेसिकली नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने नेटवर्क को एक इनपुट इमेज देते हैं, जैसा कि मैंने बिल्कुल शुरू में भी कहा था। वहां तो हमने बात की थी, दे दिया, लेकिन जब हम इनपुट इमेज देते हैं तो उसके साथ कुछ हम डिटेल्स देते हैं। कैसी डिटेल देते हैं देख लेते हैं। हम बेसिकली ये एक सेट ऑफ फैक्टर हम अपने मॉडल को फीड करते हैं। एन क्या है? एन हमारे पास इमेज है। ट्रेनिंग होगी तो इमेजेस का डाटा सेट होगा, टेस्टिंग होगी तो बेसिकली कोई सिंगल इमेज जिसके ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं वो होगा। 416 हमारे पास इमेज की विड्थ है, 416 इमेज की हाइट है। एंड व्हाट इज 3? गेस कीजिए कि व्हाट इज 3? ओके, आई होप कि आपने गेस कर लिया होगा, नहीं किया तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 3 इज बेसिकली RGB, बेसिक कलर चैनल, राइट? सो यहाँ पर मैंने 416 की बात की तो शायद हमारे माइंड में एक चीज है कि यार 416, अगर मेरे इमेजेस 416 ना हो फिर क्या होगा? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इट इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपके जो इमेजेस है वो 416 बाय 416 ही होने चाहिए। दे कैन बी ऑफ एनी साइज, लाइक 608 बाय 608, 832 बाय 832, 1024 बाय 1024, एनी साइज। बट जो भी साइज हो वो डिविजिबल बाय 32 होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हमने क्या करना है कि इसको फीचर मैप्स में डिवाइड करना है, डिफरेंट फीचर मैप्स के अंदर इसको डाउन सैंपल करना है। तो उसके लिए ये चीज जरूरी है। डिटेल्स आपको अभी समझ नहीं आ रही होगी अभी के लिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि व्हाई डिविजिबल बाय 32 इन डिटेल। अच्छा, सेकंड हमारे माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, यार मैं अगर गूगल से कोई कस्टम डाटा सेट लूं, मैं खुद ही कोई गूगल से इमेजेस उठा लूं, वो तो सारे एक साइज के इमेजेस नहीं होंगे, तो क्या मुझे पहले रीसाइज करना पड़ेगा और फिर मैं मॉडल को दूं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको रिसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करो, जो भी आपका डेटा सेट है आप मॉडल को फीड करो। आप जब ये वाला यहाँ पर इस वेक्टर के अंदर अपना साइज स्पेसिफाई करते हो ना, तो मॉडल आपके इमेज को खुद उस साइज के हिसाब से यानी कि रीसाइज कर लेता है। मतलब इट्स अमेजिंग एल्गोरिथम, आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं डिटेक्शन लेयर्स की, जहां पर डिटेक्शन होती है। तो बेसिकली योलो के अंदर 3 डिफरेंट स्केल्स के ऊपर प्रिडिक्शन हो रही होती है। लेट्स से हमने एक इनपुट इमेज दिया है, तो एक डिटेक्शन हमारे पास लेयर 82 के ऊपर होगी, एक डिटेक्शन हमारे पास लेयर जो है वो 94 के ऊपर होगी, और एक डिटेक्शन फाइनल लेयर यानी कि जो 106 है उस पर हो रही होगी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि 3 ऑब्जेक्ट मौजूद होंगे तो एक एक डिटेक्शन, नो नो। व्हाट इफ आई व्हेन आई से एक डिटेक्शन, इट मींस कि एक दफा डिटेक्शन जितनी भी होनी है आपके इमेज में वो लेयर 82 पे होंगी, दूसरी दफा जितनी डिटेक्शंस परफॉर्म होनी है वो फीचर मैप का साइज चेंज करके लेयर 94 पे होंगी, एंड देन फीचर मैप का साइज चेंज करके लेयर 106 पे होंगी। क्यों करते हैं फीचर मैप का साइज चेंज? क्यों 32 से डिविजिबल होना चाहिए इमेज का साइज? ये सारी चीजों के अभी आपको आंसर्स मिलने वाले हैं। सो आपने बने रहिए और अटेंटिव रहिए। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो बेसिकली हम 3 डिफरेंट डिटेक्शन स्केल्स के ऊपर जब अपने इमेज को डिटेक्ट करने के लिए फीड इन करवाते हैं ना, तो हमारा जो नेटवर्क है वो जब हमारे इनपुट इमेज को डाउन सैंपल करता है डिफरेंट फीचर मैप्स के अंदर, तो वो कुछ नेटवर्क स्ट्राइड्स के अंडर करता है। नेटवर्क स्ट्राइड क्या होती है? पिक्सल शिफ्ट होती है, ठीक है। तो नेटवर्क स्ट्राइड्स यानी कि जो लेयर 82 पे हमारा जो इमेज डाउन सैंपल होता है ना, वो होता है 32 की नेटवर्क स्ट्राइड के साथ। जो कि लेयर 94 पे होता है वो होता है 16 की नेटवर्क स्ट्राइड के साथ। जो कि 8 पे होता है वो होता है यानी कि 106 लेयर पे होता है वो होता है 8 की नेटवर्क स्ट्राइड के साथ।
अब जब ये डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क स्ट्राइड्स के साथ डाउन सैंपल होते हैं तो कितने कितने ग्रिड डायमेंशंस के साइज बनते हैं, कितने कितने फीचर मैप बनते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। अच्छा, तो लेयर 82 पे जब हमारी नेटवर्क स्ट्राइड 32 होती है ना, तो वहां पे हमारे पास 13x13 का फीचर मैप बनता है फॉर द साइज 416x416 इमेज जो कि हमने नेटवर्क को फीड किया। जब वो पहुंचता है लेयर 94 पे, तो वहां पे वो 26x26 की ग्रिड डायमेंशन या फीचर मैप, आप कुछ भी कह सकते हो, बनाता है। ठीक है, उसके बाद जब वो बेसिकली पहुंचता है लेयर 106 के ऊपर, तो वो क्या करता है कि वो 52x52 का फीचर मैप बनाता है 8 की नेटवर्क स्ट्राइड के साथ। तो इस तरह से अब मैं देखूं, अगर मतलब इमेज तो सेम है, सेम इमेज है और एक लेयर, ऐसा तो नहीं है ना इमेज चेंज हो गया है, सेम इमेज है और एक लेयर पे उसके ऊपर 13x13 का फीचर मैप बना है, डिटेक्शन हुई है। फिर वही इमेज आगे जाएगा, जब लेयर 94 पे पहुंचेगा, फिर अगेन फीचर मैप उस पे बनेगा ज्यादा डेंस वाला। फिर अगेन 106 पे पहुंचेगा तो मजीद डेंस उसके ऊपर फीचर मैप बनेगा। तो हमने कहा है कि जब फीचर मैप के अंदर जितने सेल्स होते हैं उतने बाउंडिंग बॉक्सेस होते हैं। तो इस तरह योलो V3 के लिए हमारे पास पर इमेज 10,647 बाउंडिंग बॉक्सेस बनते हैं। कैसे? ऐसे कि देखो 13x13 लेयर 82 पे सेल्स बनी है टोटल, फिर उनको हमने ऐड करना है लेयर 94 के अंदर भी जो हमारे पास ग्रिड डायमेंशन बनी है 26x26, फिर हमारे पास 106 पे 52x52 का सेम फीचर मैप उसी इमेज पे बना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हमारे पास बेसिकली ग्रिड डायमेंशन है ये मल्टीप्लाई 3 से होगी, बिकॉज योलो V3 में हर सेल जो होता है उसके अंदर 3 बाउंडिंग बॉक्स होते हैं। तो टोटल बाउंडिंग बॉक्सेस पर इमेज हमारे पास जो होंगे योलो V3 के लिए दैट इज 10,647। ठीक है, अब मैं बताऊं कि 3 डिफरेंट स्केल्स पे प्रेडिक्शंस क्यों होती हैं। जो लेयर 82 होती है ना, लेयर 82 के ऊपर जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एजेस होते हैं एंड ऑल दैट, उनको डिटेक्ट किया जाता है। लेयर 94 के ऊपर जो मीडियम साइज्ड ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनको डिटेक्ट किया जाता है, क्योंकि देखो ग्रिड की जो डायमेंशन है, जो साइज है, वो स्मॉल हुआ है। लेयर जब हम पहुंचते हैं 106 पे, तो हमारे पास यानी कि जो बहुत स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत छोटे ग्रिड सेल्स हैं, तो वो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को भी डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली मॉडल की एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए 3 डिफरेंट स्केल्स के ऊपर हम उसकी प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट द नेटवर्क आर्किटेक्चर ऑफ YOLO एल्गोरिथम। इफ यू गाइस हैव एनी कंफ्यूजन इन दिस एरिया, यू कैन आल्सो पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक हो गया, अब चलते हैं आगे। ओके, सो बेसिकली अब यहाँ पे हमारे पास डिटेक्शन कर्नल की बात आ जाती है। तो डिटेक्शन कर्नल की बात करें कि बेसिकली डेप्थ होती है। ठीक है, जो हमारे पास एक आउट वेक्टर भी आता है उसकी डेप्थ होती है। योलो V3 1x1 का डिटेक्शन कर्नल यूज करता है लेयर 82, लेयर 94, लेयर 106 के ऊपर। डिटेक्शन कर्नल जो होता है ना, बेसिकली उसकी कुछ डेप्थ होती है जो कि कैलकुलेट कैसे होती है। आपको अगर रिकॉल करें तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें नजर आ रही है, इक्वेशन नजर आ रही है। ये इक्वेशन क्या है? इस इक्वेशन में जो भी चीजें हैं सारी हमें पता है, हमने पहले से उनको डिस्कस किया है। क्या है? बी बेसिकली बाउंडिंग बॉक्सेस हैं, जो कि योलो V3 के केस में कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, और 5+C क्या है? I just want you guys to guess that what is 5+C, because हमने बहुत डिटेल में 5+C को काफी टाइम डिस्कस किया है अपने पिछले कुछ स्लाइड्स के अंदर। ओके, सो 5+C इज द लेंथ ऑफ आउटपुट वेक्टर Y। 5 क्या है? PC एंड बाउंडिंग बॉक्सेस के एट्रीब्यूट्स, प्लस C क्या है? ऑल द नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, तो कोको डेटा सेट की अगर मैं बात करूं, तो कोको डेटा सेट के लिए ये जो इक्वेशन है ना, ये कुछ इस तरह की बन जाएगी कि बेसिकली B क्या है? योलो V3 है, तो B हमारे पास 3 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास बेसिकली यहाँ पर 5, तो ऑफ कोर्स 5 ही रहेगा। ठीक है, प्लस हमारे पास जो यहाँ पे आप कह लो हमारे पास C है, कोको डेटा सेट के लिए वो कितना होता है? 80 होती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80। ओके, तो यस, हमारे पास बेसिकली जो टोटल इसका यानी कि डेप्थ हो जाएगी, वो कैसे कैलकुलेट होगी? 3 इंटू 5 + 80 यानी कि 3 इंटू 85, जो कि बनती है 255। ठीक है, 255 विल बी द डेप्थ ऑफ द डिटेक्शन कर्नल फॉर कोको डेटा सेट इन योलो V3 वर्जन। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं लॉस फंक्शन की तरफ। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। लॉस फंक्शन बहुत जरूरी होता है। हमने कंटेंट लिस्ट के अंदर भी लॉस फंक्शन की इंपॉर्टेंस को देखा था। लॉस फंक्शन के बगैर आप कभी भी ये चीज नहीं, आप बेशक जितनी अच्छी मॉडल को प्रेडिक्शंस के लिए रेडी कर लो, नॉर्म एक्सप्रेशन अप्लाई कर लिया, उसको रिफाइन कर लिया, ऑप्टिमाइज कर लिया, सब कर लिया,
लेकिन लॉस नहीं कैलकुलेट करोगे तो ये नहीं समझ पाओगे कि रियल लाइफ में, रियल टाइम में जब वो आप कह लो कि प्रिडिक्शंस कर रहा है एक अननोन एनवायरनमेंट के अंदर, जब वो काम कर रहा है, क्या वो ठीक काम कर रहा है, क्या वो लाइफ को रिस्क तो नहीं कर रहा, क्या वो मतलब ऐसे काम तो नहीं कर रहा जिससे नॉर्मल ह्यूमैनिटी को डिफिकल्टी हो, या आप कह लो कि वो डेंजर में आ जाए चीजें। लॉस फंक्शन, दिस इज द लॉस फंक्शन। एंड अपेरेंटली नजर आ रहा है कि यार लॉस फंक्शन तो बहुत ज्यादा आप कह लो कि कॉम्प्लेक्स है, लेकिन दिस इज नॉट कॉम्प्लेक्स एट ऑल। हम इसको पार्स करेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके अंडरस्टैंड करेंगे, एंड ट्रस्ट मी दिस इज द वेरी स्मार्ट एंड वेरी आप कह लो एफिशिएंट लॉस फंक्शन। मैंने इतना कॉम्प्रिहेंसिव और आप कह लो कि स्मार्ट क्लीन एल्गोरिथम का, किसी भी एल्गोरिथम का लॉस फंक्शन नहीं देखा, जो कि बिल्कुल कुछ लाइंस के अंदर आपको सारी की सारी कैलकुलेशंस दे रहा है। लेकिन सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको समझ भी आएगा, लेकिन समझने से पहले एक चीज जरूरी है, वो ये है कि यहाँ कुछ एक सिंबल, कुछ नोटेशन, कुछ सबस्क्रिप्ट्स यूज हुए हैं, उनको अंडरस्टैंड कर लिया जाए तो आई थिंक हमें ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। सबसे पहले आ जाती है बात हमारे पास वन ओबीजे आईजे। ओबीजे आईजे सबस्क्रिप्ट क्या है, अब गौर से सुनिएगा। ओबीजे ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट, और ये वन तभी होगा जब हमारे पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मौजूद होगा। जितनी भी हमने लॉस फंक्शन कैलकुलेट करना है, यहाँ सब जगह पे वन लिखा है। वन मींस कि यस इफ देयर पीसी इज इक्वल टू वन इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट। अगर जीरो होगा तो फिर तो इन चीजों की कैलकुलेशंस की जरूरत बनती ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ओबीजे तो ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है, एंड आईजे क्या है। हमने ये बात की कि जब प्रिडिक्शन होती है तो बाउंडिंग, तो बेसिकली जिस ग्रिड सेल के अंदर मिड पॉइंट आता है ना, वो ग्रिड सेल रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी प्रिडिक्शन के लिए। लेकिन हमने ये भी बात की कि हर ग्रिड सेल के अंदर टोटल 3 बाउंडिंग बॉक्स होते हैं। हमें क्या पता कि 1, 2 या 3 किस वाले बाउंडिंग बॉक्स ने प्रिडिक्शन की है। तो आई जे जो है ना, वो ये डिनोट करता है कि आई नंबर ग्रिड सेल के अंदर जो प्रिडिक्शन हुई है वो कौन से जेथ बाउंडिंग बॉक्स ने की है, 1 ने किया, 2 ने किया, 3 ने की है। ठीक हो गया। उसके बाद लेमडा बेसिकली कांस्टेंट्स होते हैं, दे आर द आप कह लो कि कांस्टेंट्स फॉर द क्या कहते हैं कि डिटेक्शन कांस्टेंट्स, या आप कह लो कि लॉस कैलकुलेट करने के लिए जो है वो कांस्टेंट्स होते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सिग्मा हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से नहीं भी कह लो तो ग्रेड 6, ग्रेड 7, ग्रेड 8 हमने हर जगह पे मैथ्स में या साइंस की अक्सर बुक्स में या फिजिक्स में 9th 10th में हमने काफी जगह पे सिग्मा 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 पढ़ा है, ठीक है। तो बेसिकली सिग्मा का मतलब होता है सम टोटल। तो एस स्क्वायर क्या है, रिकॉल करें रेजिडुअल ब्लॉक्स, मैंने आपको बताया था दिस इज द सिंपलेस्ट नोटेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रेजिडुअल ब्लॉक्स या ग्रेड डायमेंशन एस इनटू एस। तो सिग्मा एस स्क्वायर का मतलब है कि ये जितना भी लॉस फंक्शन हमने कैलकुलेट किया है, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये सारा लॉस फंक्शन जितना भी कैलकुलेट हो रहा है, जितने भी ग्रिड सेल्स हैं उन सारे ग्रिड सेल्स के लिए कैलकुलेट होगा। मतलब बजाय से कि हम एक एक ग्रिड सेल के लिए अलग अलग करें, हमने सिग्मा यूज किया है, एंड सिग्मा में ये डिनोट कर रहा है कि ये जो आप कैलकुलेट करे हो ना, ये लॉस सिग्मा एस स्क्वायर, यानी कि पूरी फीचर मैप के लिए हमने क्या करना है, यानी अगर 13x13 का ग्रिड सेल ग्रिड डायमेंशन है, या आप कह लो फीचर मैप है, तो टोटल 169 के 169 सेल्स के लिए ये लॉस कैलकुलेट होगा। सेम गोज फॉर सिग्मा बी एज वेल। बी क्या है, बी बाउंडिंग बॉक्स है। तो सिग्मा बी का मतलब है कि जितने भी बाउंडिंग बॉक्सेस हैं, जितने भी बाउंडिंग बॉक्सेस जिन्होंने प्रिडिक्शन के लिए आप कह लो कि क्लेम किया है, बाउंडिंग बॉक्सेस क्रिएट किए हैं, ठीक है, आप कह लो कि वो सारे के सारे बाउंडिंग बॉक्सेस जो कि क्रिएट हुए हैं ना, उन सब के लिए हमने ये लॉस कैलकुलेट करना है। चाहे उनकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है, कॉन्फिडेंस स्कोर उनका मिनिमम है, जितना भी है, अगर वो बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट हुआ है तो उस बाउंडिंग बॉक्स के लिए हमने क्या करना है, ये लॉस कैलकुलेट करना है। लास्ट पे हमारे पास बचता है ओबीजे आई। ऊपर हमने देखा था ना, जो हमारे पास था ओबीजे आई जे, ये पोस्ट प्रिडिक्शन था, प्रिडिक्शन हो गई है, अब चेक करो कि आइथ सेल का नंबर क्या है, मतलब कौन सा सेल है और उसके अंदर कौन सा बॉक्स है जो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये जो है ना, ये प्रायोर टू प्रिडिक्शन है, ठीक है। ये बेसिकली हमें ये जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है कि आप कह लो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो डिटेक्ट होना है, वो है या नहीं है, मतलब वो आई नंबर सेल में मौजूद भी है या नहीं। पहले सबसे ये काम होगा आई में मौजूद है कि नहीं, फिर ये वाला काम होगा कि अगर मौजूद है तो कौन से जेथ बाउंडिंग बॉक्स में मौजूद है। ठीक हो गया, आई होप कि आपको ये नोटेशंस क्लियर हो चुकी होंगी। अब चलते हैं इस फंक्शन को करते हैं पार्ट्स, 3 पार्ट्स के अंदर, और डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं, देन आपको ये जो लॉस फंक्शन है ये फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। तो लॉस फंक्शन बेसिकली कॉम्बिनेशन है 3 तरह के फंक्शंस का। क्लासिफिकेशन लॉस हो जाता है हमारे पास, लोकलाइजेशन लॉस और कॉन्फिडेंस लॉस।
क्या होते हैं ये आगे जाके देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन लॉस, क्लासिफाई करने का लॉस, नाम से पता चल रहा है दिस इज द क्लासिफिकेशन एरर। बेसिकली क्योंकि लॉस हमारा जो यूलर एल्गोरिथम है रिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो मीन स्क्वायर एरर में हम इसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो क्लासिफिकेशन लॉस है ना, एग्जैक्टली वो आप बिल्कुल अगर समझें तो बिल्कुल सही समझें, वो मिस क्लासिफिकेशन को कैलकुलेट करता है। असल में कौन सी क्लास होनी चाहिए थी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट। मैं कहती हूँ कि डॉग होने की प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है 1 है, लेकिन मॉडल ये बेसिकली PIC जो है ना, ये है बेसिकली आई ग्रिड सेल के अंदर जो P प्रोबेबिलिटी है ना, बेसिकली ये वो है, ठीक है। तो लेकिन P हैट का मतलब होता है जो प्रिडिक्टेड है, दिस इज एक्चुअल, दिस इज एक्चुअल, दिस इज प्रिडिक्टेड, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास PI क्या है, PIC क्या है कि एक्चुअल में डॉग की प्रोबेबिलिटी मुझे पता है 1 है, मॉडल ने 0.8 दी है, तो इट मीन 0.2% क्लासिफाई, 0.2 जो है हमारे पास, या 2% आप कह लो क्लासिफिकेशन लॉस है, ठीक है। तो उनके डिफरेंस के स्क्वायर को हम बेसिकली जिस लॉस को नेम देते हैं वो होता है क्लासिफिकेशन लॉस। और यहाँ पे ये चीज है सिग्मा सी बिलोंग्स टू क्लासेस, एंड आई होप कि आपको इस चीज का आइडिया होगा। सिग्मा सी बिलोंग्स टू क्लासेस का मतलब है जितनी भी क्लासेस हमारे पास मौजूद हैं, लेट्स से कोको डेटा सेट है जैसे, तो उसमें 80 क्लासेस मौजूद है, तो जितनी भी हमारे डेटा सेट में क्लासेस मौजूद है उन सब क्लासेस के लिए ये लॉस कैलकुलेट होगा मिस क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। सेकंड चीज आ जाती है लोकलाइजेशन लॉस। लोकलाइजेशन को रिकॉल करें, क्या होता है लोकलाइजेशन, हमारे पास बेसिकली क्या चीज होती है, लोकेट करना, बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट करना, मिड पॉइंट, हाइट, विड्थ देना। तो लोकलाइजेशन लॉस भी फिर जाहिर सी बात है इन चारों वैल्यू में आएगा, या तो मिड पॉइंट के एट्रीब्यूट्स में आएगा, या हाइट में आएगा, या विड्थ में आएगा। तो ये चीज हम देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग देख ले होगे कि यहाँ पे हमने क्या किया कि हर ग्रिड सेल के लिए और हर बाउंडिंग बॉक्स जो कि बना है ग्रिड सेल के अंदर, जो कि ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है किसी ना किसी तरह वन वे और अनदर, उसके लिए हमने क्या करना है कि लोकलाइजेशन के लॉस को कैलकुलेट करना है, ठीक है। और कैसे कैलकुलेट करना है, असल में जो मिड पॉइंट का एक्स एट्रीब्यूट था वो कहाँ लाई करता है और मॉडल ने कहाँ प्रिडिक्ट किया, उनके डिफरेंस का स्क्वायर, प्लस हमारे पास बेसिकली जो असल में हमारा जो वाई बॉन्डिंग इसका मिड पॉइंट का जो वाई एट्रीब्यूट है असल में कहाँ लाई करता है, मॉडल ने कहा प्रिडिक्ट किया, उनके डिफरेंस का स्क्वायर, इन दोनों डिफरेंसेस के स्क्वायर्स को एड अप करना है। प्लस हमने चेक करना है कि अब हाइट और विड्थ में जो हमारा जो एरर है ना उसको चेक करना है। असल में विड्थ कितनी थी हमारे ऑब्जेक्ट की और मॉडल ने हमारे बाउंडिंग बॉक्स की विड्थ कितनी दी है, उनके स्क्वायर रूट के डिफरेंस का स्क्वायर, प्लस असल में हमारे बाउंडिंग बॉक्स की हाइट कितनी होनी चाहिए थी, लाइक इट मींस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी, और मॉडल ने कितनी प्रिडिक्ट किया, उनके स्क्वायर रूट के डिफरेंस का स्क्वायर, इन दोनों स्क्वायर रूट्स के डिफरेंस के स्क्वायर को हमने ऐड करना है। ये ओवरऑल जो एक लॉस हमारे पास कैलकुलेट होकर आएगा, ये होगा हमारे पास लोकलाइजेशन लॉस, और ये हर ग्रिड सेल के अंदर मौजूद हर बाउंडिंग बॉक्स जो कि क्रिएट हुआ उसके लिए कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे बात है कि हमने विड्थ और हाइट को अंडर रूट्स में क्यों लिया है, स्क्वायर रूट्स के अंदर क्यों लिया है, इसलिए लिया है कि यूलो एल्गोरिथम क्या कर, वैसे भी यूलो एल्गोरिथम की एक लिमिटेशन है, आगे जाके भी हम डिस्कस करेंगे कि वो लोकलाइजेशन लॉस कंपैरेटिवली थोड़ा सा अच्छे से मतलब नहीं कर सकता कंपनसेट। तो बेसिकली हमने ये जो अंडर रूट्स लिए हैं वो इसलिए लिए हैं कि योलो जो होता है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है ना, अगर कोई एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है और उसमें स्मॉल एरर आ गया है हाइट या विड्थ का, तो वो उसको ज्यादा पेनलाइज करेगा, पेनल्टी करेगा उसको, एज कंपेयर्ड अगर कोई बहुत बड़ा बाउंडिंग बॉक्स है, ठीक है, एक बहुत बड़ा बाउंडिंग बॉक्स है और उस बड़े बाउंडिंग बॉक्स में अगर छोटा सा कोई एरर आ जाता है ना हाइट और विड्थ को लेकर, उसकी निस्बत इसको वो इतना ज्यादा पेनलाइज नहीं करेगा, ठीक है। वो क्या करता है कि वो इस वाले को ज्यादा पेनलाइज करता है क्योंकि उसका साइज छोटा होता है, तो उसके लिए जो स्मॉल एरर होता है वो भी लार्ज ही होता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी यूज इट। ओके, सो कॉन्फिडेंस लॉस की अगर बात की जाए तो कॉन्फिडेंस लॉस, इसको ऑब्जेक्टनेस लॉस भी कहते हैं, और ये ऑब्जेक्टनेस नाम से पता चल रहा है कितने परसेंट मॉडल को कॉन्फिडेंस है कि कोई ऑब्जेक्ट मौजूद भी है, मतलब है भी या नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली अच्छा ये लॉस हम दो तरह से कैलकुलेट करते हैं, एक विद ऑब्जेक्ट करते हैं और एक विदाउट ऑब्जेक्ट करते हैं। क्या रीजन है इसकी, रीजन ये है कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिथम का एक छोटा सा ड्रॉबैक होता है जिसमें योलो फिर भी एफिशिएंट है बाकियों की निस्बत, लेकिन फिर भी एक छोटा सा ड्रॉबैक होता है कि अक्सर अगर हमारा कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद है ना तो वो उसे डिटेक्ट करेंगे, लेकिन अगर कोई मैंने ऐसा इमेज दे दिया रिकॉल, जैसे मैंने केस 2 टारगेट वेक्टर वाई के लिए एक एम्प्टी इमेज दिया था जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, तो फिर भी वो क्या करते हैं कि वो बैकग्राउंड को भी एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करके उसकी भी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी रिटर्न करने लग जाता है। तो इसलिए हमने दोनों तरह से चेक करना है कि क्या असल में जो ऑब्जेक्ट मौजूद है अगर, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मौजूद है और मॉडल क्या प्रिडिक्ट कर रहा है कि वो मौजूद है या नहीं, ठीक है।
और नो ऑब्जेक्ट के साथ भी हमने चेक करना है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब सिर्फ बैकग्राउंड है, ठीक है, तो बैकग्राउंड होने की तो ऑफ कोर्स मुझे पता है प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए, लेकिन मॉडल मुझे 1 2 3 4 कुछ दे तो नहीं रहा, तो ये भी हमने चेक करना है। तो ये कॉन्फिडेंस लॉस है। तो अब अगर मैं जाऊं वापस हमारे पास लॉस फंक्शन में, तो आई एम श्योर कि अब आपके सामने जब लॉस फंक्शन आएगा तो आप फौरन से आपके माइंड में हिट करेगा कि यस, ये वाला जो चीज है ना, ये तो लोकलाइजेशन लॉस है, ठीक है, ये वाली जो चीज है ये तो ऑब्जेक्टनेस, या फिर आप उसको कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, ऑब्जेक्टनेस या कॉन्फिडेंस लॉस है। ये जो लॉस है ये तो हमारे पास क्लासिफिकेशन लॉस है यार। तो ये था हमारे पास टोटल लॉस फंक्शन। दिस वाज ऑल अबाउट द लॉस फंक्शन, एंड आई होप कि अब लॉस फंक्शन आपको बिल्कुल भी क्लियर हो चुका होगा। Okay, so here we are almost by the end of our theoretical section. हम योलो की काफी सारी वर्किंग को, उससे जुड़े डिफरेंट कंसेप्ट्स को, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को, सारी डिटेल्स को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आई एम श्योर कि हमें बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि व्हाट इज योलो एल्गोरिथम एंड हाउ इट वर्क्स, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम बिल्कुल फाइनल वेयर अबाउट्स के तरफ, यानी कि उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, कुछ लिमिटेशंस क्या हैं, एंड देन बाय द एंड वी विल कंक्लूड दिस थ्योरेटिकल सेक्शन एंड वी विल प्रोसीड फर्दर टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन, जिसमें डिटेल में आपको ये चीज बताई जाएगी कि यानी कि आपकी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग कैसे होती है ऑन योलो। तो योलो एल्गोरिथम की एप्लीकेशंस क्या है, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें। आपने इतनी सारी योलो की वर्किंग देखी, आपने मतलब सीखा समझा कि वो क्या काम करता है, कैसे करता है, तो रिकॉल करें आप 1 मिनट के लिए। कमेंट सेक्शन में मुझे इस चीज का आंसर जरूर कीजिएगा और अपने पास भी नोट करें कि आपको क्या लगता है कि योलो एल्गोरिथम की एप्लीकेशंस क्या हैं, क्योंकि आपने पढ़ा ना इसकी वर्किंग क्या है, कैसे काम करता है। तो आई एम श्योर वो बेसिकली कहते होते हैं ना, एक हमारे टीचर्स हमेशा कहते होते हैं कि आपको जब ये चीज समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या है, करना क्या है, कंसेप्ट क्या है, तो आंसर इजी हो जाता है। तो सेम थोड़ा सा यहाँ पे भी वही चीज चलती है, आपको ये पता चल जाए काम क्या है, काम होता कैसे है, तो काम कहाँ होता है ये तो हम इजीली लोकेट कर ही पाते हैं। एनीवेज, लेट्स प्रोसीड फर्दर। First and most important application of object detection algorithms, and you can say Euro algorithm, is autonomous driving. ऑटोनोमस ड्राइविंग में कोई इंसान नहीं होता, मैं नहीं हूँ, ठीक है, मैं बैठी नहीं हूँ उस कार में जो मैं देखूं कि आगे अगर बंदा आ गया तो मुझे रुकना है, ट्रैफिक सिग्नल रुक गया है तो मुझे रुकना है, ब्लू ग्रीन हो गया तो अब चले जाना है, ठीक है, अगर कोई जेब्रा क्रॉसिंग आ गया तो मुझे पेडिस्ट्रियन को रास्ता देना है, अगर मेरे लेफ्ट राइट टर्न लेना है तो मैंने कैसे लेना है, मैं नहीं बता सकती कार को, ठीक है, कार ने खुद ये चीज को चेक करना है। वो ये चीज कैसे चेक करेगी, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के थ्रू। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कंप्यूटर विजन के बगैर जो ड्राइवरलेस कार्स होती हैं या ऑटोनोमस ड्राइविंग की जितनी भी डोमेन है वो वर्क ही नहीं कर सकती, ठीक है। अब जो आपके सामने कोई कार जा रही है, आपके सामने कोई पर्सन जा रहा है, आपके सामने जेब्रा क्रॉसिंग, आपने यू टर्न लेना है, आपने इधर उधर जाना है, आपने कुछ भी करना है, आपको खुद से देखना है कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर आपका मॉडल एफिशिएंट नहीं होगा, आपको रियल टाइम में प्रिडिक्शन नहीं देगा, टाइम टेकिंग होगा, तो आप तो कभी भी रियल लाइफ में ऐसी चीजों के साथ सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाती है बात वाइल्ड लाइफ की। वाइल्ड लाइफ के कुछ जर्नलिस्ट या आप कह लो कि कुछ डिफरेंट जो वाइल्ड लाइफ के एसोसिएट्स होते हैं, कुछ डिफरेंट उनके साथ कनेक्टेड लोग होते हैं, वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए अगर वाइल्ड लाइफ में योलो को यूज करना चाहें तो इट्स अ बेस्ट एप्लीकेशन, क्योंकि आपको पता है अक्सर ऐसा होता है कि हम इट्स डेंजरस टू गो इनसाइड, डीप इनसाइड, यू नो, द डेंस एरियाज ऑफ जंगल और यू कैन से फॉरेस्ट और वाइल्ड एरिया, ठीक है। तो बेसिकली उस केस में क्या होता है कि आप क्या करते हो कि रियल टाइम में भी कर सकते हो, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी चेक कर सकते हो, आप इमेजेस एंड वीडियोस की फॉर्म में वेरियस डिफरेंट एनिमल्स को डिटेक्ट कर सकते हो, उनको लोकेट कर सकते हो, ये सब चीजें आप योलो के थ्रू कर सकते हो। एंड देन इज द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अंदर योलो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेट्स से मैं कहती हूँ यार कोई एक रेडियो एक्टिव एरिया था, ठीक है, कोई एक ऐसा एरिया था जहां पर किसी इंसान का जाना मना था, नॉर्मली मतलब एक प्रोटोकॉल्स को फॉलो किए बगैर कोई वहां नहीं जा सकता, ठीक है, जस्ट जो सिक्योरिटी पर्सोनल्स या बाकी के जितने भी उनके खुद के क्रू के लोग हैं वो जा सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे अगर कोई मिस्टेकनली बंदा चला जाता है और पीछे ऑफिस में लोग बैठ के मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो इंस्टेंटली रियल टाइम के अंदर वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पर्सन है या कोई इस तरह की चीज, और वहां पे जाकर वो क्या कर सकते हैं कि उस सिक्योरिटी ब्रीचेस या कुछ भी जो भी चीजें हैं उनसे वो रोक सकते हैं। तो दे आर द मेन एप्लीकेशन डोमेन्स ऑफ योलो एल्गोरिथम। अपार्ट फ्रॉम देम ऑफ कोर्स रोबोटिक्स, कंप्यूटर, कुछ रोबोट्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे बोट्स होते हैं जिनको अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर विजन की जरूरत होती है ताकि वो ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर पाए, यानी कि वो क्या कर पाए,
वो ऑब्जेक्ट को लोकेट कर पाएं, तो योलो इनके लिए भी बेस्ट होता है। एंड देन रिटेल, जैसे जैसे यानी कि प्रोग्रेस होती जा रही है, टेक्नोलॉजी इंक्रीज करती जा रही है, बढ़ते जा रहे हैं हमारे, आप कह लो कि फैसिलिटीज बढ़ती जा रही हैं, तो हमारे पास न्यू न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, न्यू न्यू आप कह लो कि लैविश लग्जरीज जो है वो हमारे लिए जो है इंट्रोड्यूस हो रही हैं। हमारे काम, हमारी मैनुअल पावर बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो चुकी है। तो रिटेल के लिए क्या होता है कि रिवर्स इमेज सर्च, जैसे आप गूगल पे कर रहे होते हो, आप इमेज का इनपुट देके उससे फिर डिफरेंट इमेजेस ले रहे होते हो, या आप कह लो विजुअल प्रोडक्ट सर्च, ये सारी की सारी चीजें योलो एल्गोरिथम के साथ ही पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, या किसी भी आप कह लो कि एफिशिएंट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिथम के साथ ही पॉसिबल हो सकती है। सो दे वर द सम ऑफ few applications of YOLO algorithm. There are much more, you can go and explore them. Okay, then why YOLO? मतलब ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करनी है, बाकी भी एल्गोरिथम है, स्टेट ऑफ आर्ट है, योलो ही क्यों? थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन भी हम बात करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, फाइनली भी अभी करते करते जाएंगे कि योलो एल्गोरिथम इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि सबसे पहले मैंने स्टार्ट में कहा था स्पीड एंड एक्यूरेसी। योलो की स्पीड एग्जाम्पलरी है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, रियल टाइम के अंदर आपको ऑब्जेक्ट की प्रिडिक्शन देता है, ना सिर्फ रिकॉर्डिंग में बट रियल टाइम में भी। तो अगर आपको एक एल्गोरिथम है वो रियल टाइम में ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करके दे रहा है, सो दिस इज वेरी अमेजिंग थिंग। ठीक है, उसके बाद एक्यूरेसी की बात करते हैं, तो बेसिकली जो योलो एल्गोरिथम होता है उसकी एक्यूरेसी हाईएस्ट होती है। मतलब कि हाईएस्ट एक्यूरेसी किस तरह, जैसे मैंने मल्टीपल टाइम्स पीछे भी जिक्र किया है, अगर आपका फीचर मैप 3x3 का है, यानी कि आपके पास 9 सेल्स हैं, या 13x13 का फीचर मैप है, टोटल 169 ग्रिड सेल्स हैं, तो एक एक ग्रिड सेल के लिए एक एक दफा एल्गोरिथम नहीं चलेगा डेडिकेट हो गए। एल्गोरिथम सिंगल कन्वोल्यूशनल इंप्लीमेंटेशन लेगा, सिंगल कन्वोल्यूशनल रन लेगा, और वो क्या करेगा कि हर ग्रिड सेल जो उस इमेज के अंदर मौजूद है, जो कि मॉडल ने क्रिएट किया है, उसके अंदर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है वो उसे डिटेक्ट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटीज, उसकी बाउंडिंग बॉक्सेस, सब चीजें हमें रिटर्न करके देगा, उसकी क्लासिफिकेशन और लोकलाइजेशन की सारी इंफॉर्मेशन हमें देगा। तो ये इसकी एक्यूरेसी का सबसे एक आप कह लो बेस्ट फीचर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लर्निंग कैपेबिलिटीज। योलो की लर्निंग कैपेबिलिटीज एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, अमेजिंग है। मैं आपको अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करती चलूं, जो कि इम्प्लीमेंटेशन में आपको ज्यादा भी पता चलेगा। हमने बेसिकली जब अपना मॉडल ट्रेन किया था, तो फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस वी ओनली टुक 40 इमेजेस, वी ओनली टुक द डाटा सेट ऑफ 40 और 41 इमेजेस। ठीक है, तो 41 इमेजेस के ऊपर भी उसने 2 आवर्स लिए उसके लिए ट्रेनिंग के लिए। एंड देन उसने प्रिडिक्शंस इतनी जबरदस्त की कि अगर हम उस क्लास से थोड़ी सी, यानी कि फैमिली सेम और क्लास जो स्पेसिफिक क्लास है ना, हम अगर क्लास को चेंज भी कर दें तो उसके लिए भी वो एक अच्छी प्रिडिक्शन, एक साउंड प्रिडिक्शन दे रहा था। लेट्स से हमने मशरूम्स का डाटा सेट लिया था, येलो मशरूम्स का, अगर हम उसको कोई येलो मशरूम के अलावा भी मशरूम देते तो देन भी वो एक अच्छी प्रिडिक्शन हमें देता था। तो लर्निंग कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी है योलो एल्गोरिथम की, इजीली आप लो लेवल फीचर से हाई लेवल फीचर से अच्छे से लर्न करके आपको ये प्रिडिक्शन देता है। एंड योलो, अगर लार्ज डाटा सेट्स की बात की जाए तो योलो एल्गोरिथम मे टेक डेज और वीक्स और मंथ्स इन ट्रेनिंग, राइट? सो इट डिपेंड्स ऑन योर डाटा सेट एज वेल। ओके, सो ऑफ कोर्स फाइनली वी आर हियर विद द लिमिटेशंस, एंड यस, अगर किसी चीज के प्रोज हैं तो कॉन्स भी होंगे। तो योलो का प्रो क्या था? प्रो हमने एक डिस्कस किया था कि उसका बैकग्राउंड एरर बाकियों की निस्बत कम होता है। लेकिन कौन क्या है? उसका लोकलाइजेशन एरर बाकियों की निस्बत थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि वो पेनलाइज करने के लिए स्मॉल बाउंडिंग बॉक्सेस और लार्ज बाउंडिंग बॉक्सेस को, वो फिर भी कुछ हद तक उसको कंपनसेट करने के लिए वो स्क्वायर रूट्स यूज करता है, लेकिन स्टिल उसका लोकलाइजेशन एरर जो होता है वो इतना ज्यादा नहीं, बट एज कम्पेयर टू फास्ट आरसीएनएन ज्यादा होता है। उसके अलावा बेसिकली योलो एल्गोरिथम जो है वो क्या होता है कि हम कह लें कि जो ऑब्जेक्ट्स क्लोजर होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने में उसको थोड़ी स्ट्रगल आती है, स्मॉल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने में उसको थोड़ा सा स्ट्रगल आता है। ठीक हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एंड नोट, सो हियर इज द कंक्लूजन, एंड आप कह लो कि समंदर को कूजे में बंद करने वाली बात आ जाती है इस स्लाइड के ऊपर। ठीक है, तो हमने जितना भी आज के इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर, इस प्रेजेंटेशन के अंदर योलो एल्गोरिथम की थ्योरेटिकल सेक्शन को जितना भी कवर किया है, उसमें सबसे पहले हमने योलो एल्गोरिथम और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के बारे में जिक्र किया, और योलो की कुछ यानी कि चीजें बताई, उसका नेम, उसके कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस किया, और वो हमें वर्किंग उसकी क्या है उसको हमने डिस्कस किया। कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो कि योलो की वर्किंग के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं, फाउंडेशन का रोल प्ले कर रहे हैं, एक इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, या आप कह लो कि एक क्लींजिंग एल्गोरिथम फॉर द योलो, फॉर रिफाइनिंग ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम फॉर नॉन मैक्स सेपरेशन। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद लॉस फंक्शन को देखा, इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ कोर्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एंड ओके,
So here we are by the end, and thank you so much for watching the complete video, and यानी कि moving up till here. I hope कि आपको सारा कुछ बहुत अच्छे से clear हो चुका होगा. But still, if you guys have any questions, you may ask in the comment section. We will be very pleased to answer your queries. And stay tuned, and go ahead with the second part, which is the implementation part. Detail से सीखिए, समझिए कि हम अपने YOLO algorithm की implementation कैसे कर सकते हैं, उसकी custom data set के ऊपर training कैसे कर सकते हैं, फिर टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, प्री ट्रेंड कोको डेटा सेट पे उसकी टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ आपके लिए इट्स ऑल अवेटिंग फॉर यू. एंड गुड लक फ्रॉम माय साइड. अल्लाह हाफिज एंड स्टे ट्यून्ड एवरीवन.